हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर यूजीआर मैम आपके सामने आई है। चलिए गेस कीजिए आज टॉपिक क्या है। वो तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख ही लिया होगा। तो आज मैं नया टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, रिप्रोडक्शन। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे हमारे चैनल पे जिसका नाम है उन्नति, और जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। और इस टॉपिक के अंदर मैं डील करने वाली हूँ 3 सब टॉपिक से। दैट इज अ जनरलाइज्ड इंट्रोडक्शन अबाउट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हम एक्चुअली इसके अंदर बात करने वाले हैं, डिटेल उस टॉपिक का करेंगे। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, या आप बोल सकते हो बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्ट हो गया, इवन प्लांट्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स में रीजनरेशन देखने को मिलता है, उसे स्टडी करेंगे। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर इसे डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ऑर्गेनिज्म फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोड्यूस करता है और अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोड्यूस करता है। ओके उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब हम एंजियोस्पर्म से डील करेंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। सो ये बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, जहां पर आपको एक सिंगल सेशन के अंदर तीनों टॉपिक्स का डिटेल मिलने वाला है। तो प्लीज इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़िएगा। इस सेशन को पूरा का पूरा, मतलब कंप्लीट सेशन को यहाँ पर आप लोग स्टडी कीजिएगा, अटेंड कीजिएगा, एंड देन इन द कमेंट बॉक्स लेट मी नो द ओपिनियन फ्रॉम योर साइड कि और इसमें क्या ऐड किया जा सकता था, या आपको टॉपिक कैसा पसंद आया, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ऑल दैट। ओके और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई नया सेशन बनाऊं, किसी टॉपिक को लेके आऊं, आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लेट मी नो अबाउट दैट ऑल्सो। ओके तो सबसे पहले मैं हूं कौन, किससे आप यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं। सो माई सेल्फ यूजीआर मैम। सो मेरा नाम उर्वशी गौर राठौर है। आई एम बीएससी एमएससी सीएसआई नेट जेआरएफ क्वालिफाइड इन लाइफ साइंसेज। मैं नीट बायो एक्सपर्ट हूँ। पिछले 7 साल से मैं बच्चों को नीट पढ़ा रही हूँ, नीट में बायो पढ़ाती हूँ स्पेसिफिकली। मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ। कोटा में ही बंसल क्लासेस में बायो की एचओडी हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है और पिछले 2 साल से मैं ऑनलाइन टीचिंग से भी एसोसिएटेड हूँ। अभी मैं आपको कहाँ मिल रही हूँ, चैनल का नाम है उन्नति, और यहाँ पर टेलीग्राम पर मुझे और उन्नति पर जुड़ने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर क्या गिवन है, लिंक अवेलेबल है, बोथ ऑफ टेलीग्राम एज वेल एज दी फेसबुक पेज। तो आप हमसे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ को, इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए भी आपको टेलीग्राम पर जुड़ना होगा। मैं वहीं पर सारी पीडीएफ्स को प्रोवाइड करती हूँ स्टूडेंट्स को। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। सो आई विल बी लाइकिंग टू वेलकम यू इन दी फैमिली ऑफ उन्नति। ओके तो चैनल का नाम आप सब जानते हैं, दैट इज उन्नति। इसे लाइक करना है, वीडियोस को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड करना है। अपने साथ में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी चैनल के बारे में बताना है, ताकि सब बच्चों को इससे प्रॉफिट्स मिल सके। ओके सो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ रिप्रोडक्शन, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे विद द इंट्रोडक्शन, दैट इज जनरलाइज्ड व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रिप्रोडक्शन। इसका डेफिनेशन क्या होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन से होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एंड इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर? तो शैल वी स्टार्ट? ओके सो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज रिप्रोडक्शन और ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते क्यों है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि व्हाई द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। हमें पता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर सर्वाइव कर रहा है, अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करता है। हमने ये भी पढ़ा है लाइफ प्रोसेसेस में कि अपनी मशीनरी को हमेशा ऑन रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, एनर्जी बनानी पड़ती है बॉडी के अंदर, फूड को यूटिलाइज करना पड़ता है। ये सब के बारे में हमने लाइफ प्रोसेसेस के अंदर पढ़ा था। एक एक्स्ट्रा प्रोसेस यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, बट इट यहाँ पर सर्वाइवल ऑर्गेनिज्म का नहीं, सर्वाइवल उस स्पीशी का होता है। स्पीशी हम जानते हैं क्या होता है, द यूनिट ऑफ
यूं कह सकते हो आप, पॉपुलेशन की यूनिट होती है, क्लासिफिकेशन की यूनिट होती है। ज्यादा बेटर टर्म जो बोला जाना चाहिए, स्पीशी इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिजम्स जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है बिलोंगिंग फ्रॉम अ सेम स्पीशी। जैसे हमारी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हम सेपियंस हैं। हमारा जो हम जोलॉजिकल नेम बोलेंगे दैट विल बी होमो सेपियंस, जिसमें हम जेनेरा और स्पीशी को या स्पेसिफिक एपिथेट को यहाँ पर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। सो वी बिलोंग फ्रॉम अ स्पीशी। अब वो स्पीशी जो ह्यूमंस है वो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज में डिवाइड किए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किए हुए हैं। क्लियर? जैसे हम अगर इंडियंस हैं तो हम, अगर इंडियन नहीं, हम इंडियंस हैं तो वी बिलोंग फ्रॉम द एशियन कम्युनिटी। ओके, हम एशियन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं यहाँ पर। वैसे ही बात की जाए रिप्रोडक्शन के बारे में, जो मैं आपको बता रही थी, ये जरूरी है एक स्पीशी की पॉपुलेशन के लिए यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। जैसे एग्जांपल देती हूँ डायनासोर्स का, कि डायनासोर्स अर्थ से एक्सटेंट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर पाए। उनके जो एग्स थे, फर्टिलाइज्ड एग्स थे, जो ऑफस्प्रिंग्स थे, वो भी अर्थ पर सर्वाइव नहीं करे। इस वजह से कंप्लीट पॉपुलेशन ही डायनासोर्स की क्या हो गई, अर्थ से एग्जिस्ट कर गई। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है, ताकि अपने जैसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सके। अपने जैसों का मतलब हुआ कंप्लीट सेम भी हो सकते हैं, क्लोन का फॉर्मेशन होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वेराइटीज भी हो सकती है जब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इन दैट केस एक स्पीशी को अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए क्या करना होता है, रिप्रोड्यूस करना होता है, ताकि हमारे अर्थ से एग्जिट करने के बाद भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव अर्थ पर मौजूद हो, ह्यूमन कम्युनिटी अर्थ पर मेंटेन हो सके, उसके लिए रिप्रोडक्शन, और भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी, पॉपुलेशन, स्पीशी अर्थ पर मेंटेन हो सके, उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एम आई क्लियर? चलिए, तो आपको जो यहाँ पर पॉइंट मार्क करना है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपके लिए मार्क कर देती हूँ उस पॉइंट को। दैट इज, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो कि सिर्फ कौन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिलता, और लिविंग के केस के अंदर भी जरूरी नहीं है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हो। हम इनफर्टाइल, स्टेराइल टर्म भी यूज करते हैं, आई लेट यू नो अबाउट दैट। ओके, सो यहाँ पर एक इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करता है ताकि नए ऑर्गेनिज्म का, इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो सके, बट अपनी ही स्पीशी का, है ना। तो ह्यूमन गिव बर्थ टू द ह्यूमन, दे डोंट गिव बर्थ टू अ बर्ड और अ डॉग और अदर मैमल ऑल्सो, कंगारू नहीं पैदा होते। तो इन दैट केस यहाँ पर क्या है, सेम स्पीशी फॉर्म होती है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये रहा वो आंसर कि रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी होता है। तो this is the necessary for survival and increasing the population of a species. वो स्पीशी के सर्वाइवल के साथ साथ उस पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए भी जरूरी है। और अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते तो उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, और स्पीशी क्या कर जाते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, अर्थ से इरेज कर दिए जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम के लिए भी और एनटीएससी के लिए भी याद रखना है। आजकल एनटीएससी के पैटर्न की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी पैराग्राफ्स पूछे जाते हैं। पैराग्राफ विल बी गिवन टू यू एंड दे विल बी आस्किंग सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट पैराग्राफ। तो आपका रीडिंग अच्छा होना चाहिए, पकड़ अच्छी होनी चाहिए, वर्ड्स के ऊपर आपको समझ में आना चाहिए कि पैराग्राफ्स के अंदर टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, उस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट द कार्बन कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? क्या हमेशा जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है, नया इंडिविजुअल बनता है, क्या वो प्रीवियस ऑर्गेनिज्म की कार्बन कॉपी होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है क्या? इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना है डीएनए को। दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। ये वो है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। तो हमारा जेनेटिक मटेरियल कहलाता है डीएनए।
ओके, आरएनए इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, वो न्यूक्लिक एसिड में आएगा। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। और डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरी करने का काम करते हैं व्हीकल, साइकिल है। इसको क्या कहते हैं हम? क्रोमोसोम इन हेरिडिटरी व्हीकल कहा जाता है। जब मैं आपको हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन पढ़ाऊंगी, वहां पर मैं डीएनए का कॉन्सेप्ट, क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो जस्ट यू नीड टू वेट फॉर दैट सेशन। ओके, इट विल बी एन अपकमिंग सेशन। सो क्रोमोसोम्स कहाँ मौजूद है? हम लोगों ने सेल टॉपिक पढ़ रखा है कि सेल के अंदर मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन, अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मौजूद है? अगर इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द क्रोमैटिन नेटवर्क। ओके, या क्रोमैटिन नेटवर्क में ही क्या मौजूद है? तो आप एक सीरीज यूं लिख सकते हैं कि देयर विल बी द क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाएंगे। इन क्रोमोसोम्स का काम है क्या कैरी करने का? डीएनए। और इन डीएनए के पास मौजूद होती हैं स्पेसिफिक जीन्स, जो कि क्या प्रोवाइड करती हैं ऑर्गेनिज्म को? एक स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रोवाइड करने का काम करती है। क्लियर हो गया? सो यहाँ पर, और ये सब कुछ कहाँ पर मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर। तो आप यहाँ पर एक और आगे टर्म जोड़ सकते हो कि क्रोमोसोम कहाँ पर अवेलेबल है? न्यूक्लियस के अंदर। तो हम यूं लिख सकते हैं, मैं पेन चेंज करूं। ओके, हम कैसे लिख सकते? वी हैव सेल, सेल में मौजूद है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में मौजूद है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम डीएनए कैरी करता है, इनके पास यूनिट ऑफ हेरिडिटरी जीन्स होती है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टर प्रोवाइड करती है। आईज का कलर क्या होगा, नोज का शेप क्या होगा, हेयर्स का कलर क्या होगा, स्किन का कलर क्या होगा, ये सब कुछ डिसाइड करने का काम किसका होता है? यूनिट ऑफ हेरिडिटरी का, दैट इज जीन्स। तो क्रोमोसोम को मैंने बोला इसे व्हीकल कहा जाता है, हेरिडिटरी व्हीकल। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल और जीन्स को हेरिडिटरी यूनिट कहा जाता है। एम आई क्लियर? चलिए, आपको और कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो डाउट भी डाल सकते हैं, श्योरली मैं आपको वहां पर रिप्लाई करूंगी। सो मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस, जो कि कहां पर मौजूद है? क्रोमोसोम के अंदर जो मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल जो क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है, और क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होता है, जो कि ट्रांसफर करता है कैरेक्टर्स को कहां से कहां? पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में। तो इनका काम होता है कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर करना। आप या लिख सकते हो वन जनरेशन टू अदर। तो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर कैसे होता है? रिप्रोडक्शन कैसे अप्लाई होता है? वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। ओके, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, मतलब जिन सेल्स के पास पावर है टू अंडरगो डिवीजन, जो डिवीजन कर सकते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी डीएनए की दो कॉपी बनाते हैं। हमें पता है रेप्लिकेशन कहा जाता है इसे डीएनए का। मैंने आपको सेल डिवीजन टॉपिक पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक उस सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, और वो आपको एनटीएससी का पूरा प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो एनटीएससी के प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे टॉपिक अवेलेबल हो जाएंगे। आपका पूरा 9th और 10th मैंने पूरा कवर किया है वहां पे, ताकि आप लोगों के लिए आईजीएसओ भी इजी हो जाए, एनटीएससी भी इजी हो जाए। और वहीं पर मैंने आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाया है, सेल का स्ट्रक्चर समझाया है, और वहीं पर ही सेल डिवीजन टॉपिक भी लिया है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जहां पर मैंने समझाया है कि मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है। सो देयर यू विल बी गेटिंग ऑल द पॉइंट्स देयर, वो आपको वहां पर मिल जाएगा। सो डीएनए, रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और डीएनए की कॉपी बनाते हैं। कौन से प्रोसेस के अंदर? इससे एस फेज कहा जाता है सेल साइकिल की, जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसकी कॉपी होती है। और जो कॉपी बनती है डीएनए की, उससे दो सेल्स के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ऑफस्प्रिंग या डॉटर सेल्स इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? डॉटर सेल। तो सेल के लेवल पे बात की जाए, एक सेल डिवाइड होकर क्या बनाएगा? दो नए डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करता है? तो प्रोसेस है माइटोसिस और मियोसिस। तो हम बात करें वहां पे बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, अगर माइटोसिस हो रहा है तो एक डिप्लॉइड सेल क्या बनाएगा? अगेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू डिप्लॉइड सेल। ओके, अगर कौन सा प्रोसेस चल रहा है? माइटोसिस का। अगर मियोसिस चलेगा तो डिप्लॉइड सेल वहां पर डिवाइड होकर क्या बनाएंगे? हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। प्रोसेस का नाम ये वाला हो गया माइटोसिस, और ये वाला प्रोसेस हो गया है मियोसिस।
तो जो जर्म सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स? जर्म सेल्स, उनमें देखने को मिलता है मियोसिस, और हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल्स जैसे मेरी स्किन सेल्स वगैरह जो मौजूद है उनमें माइटोसिस होता है। क्लियर? अब सुनिए, यहाँ पर अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जो डीएनए की कॉपी होती है वो सिमिलर है, तो जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया गया वो सिमिलर होगा। क्लियर? तो फेजेस होती हैं, G1 फेज के बाद एस फेज के बाद G2 फेज, और G2 फेज के बाद एम फेज सेल डिवाइड करता है। डीएनए कॉपी विल बी सिमिलर, बट आपस में आइडेंटिकल नहीं होती है। आइडेंटिकल नहीं होती है, वेरिएशंस मौजूद होते हैं। जो नया इंडिविजुअल होता है उसमें स्लाइट वेरिएशन, थोड़े कम वेरिएशन देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू दी पेरेंट्स, और ये बनाता है क्योंकि, और अब एक्चुअली बात क्या करें बेटा, जब हम बात करेंगे असेक्सुअल की तो वहां पर वेरिएशन नहीं आएंगे क्योंकि वहां पर माइटोसिस होगा। जब मियोसिस होगा देयर विल बी वेरिएशन, वेराइटीज बनेंगी। इस वजह से हम सेम बट डिफरेंट होते हैं। हम सब ह्यूमंस हैं बट स्टिल हमारे जो फीचर्स होते हैं, हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट होते हैं, फीचर्स डिफरेंट होते हैं। आईज का कलर और हेयर्स के कलर की बात करें, स्किन के कलर की बात करें, हमारी हाइट के बारे में बात करें, ये सब कुछ डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि वी आर डिफरेंट वेराइटीज जो डिफरेंट जेनेटिकल कॉम्बिनेशन से, डीएनए के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुई है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो नीट एनटीएससी में डायरेक्ट यहाँ से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछा हुआ है कि reproduction is responsible, it is the basis of variation and evolution of a new species। सोचिए रिप्रोडक्शन ना हो, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान दें कि हम यहाँ पर अगर वेरिएशन की लार्ज स्केल पर बात कर रहे हैं तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर मियोसिस होता है। इसी वजह से पेरेंट्स, हमारे पास जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे दोनों पेरेंट्स से होते हैं, मेल से, मतलब फादर से भी कैरेक्टर आता है, मदर से भी कैरेक्टर आता है, और एक नया कॉम्बिनेशन बनता है। और हमारे सिस्टर और ब्रदर्स की बात की जाए तो हम आपस में भी थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे की कार्बन कॉपी बिल्कुल नहीं होते। तो नए नए वेराइटीज अर्थ पर मौजूद होंगी, इसकी वजह से क्या हो पाएगा? वेरिएशन आ पाएगा स्पीशी के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर, जेनेरा के अंदर, और इसी की वजह से लार्ज स्केल पर जो चेंजेस देखे जाएंगे, इवोल्यूशन यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा, जो कि अर्थ पर एग्जिस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप याद रखिएगा ये पॉइंट। मैं जब हेरिडिटरी इवोल्यूशन पढ़ाऊंगी मैं आपसे फिर पूछूंगी कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज, तो द आंसर विल बी रिप्रोडक्शन। और अगर ऑप्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल दे रखा हो तो मार्क आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर आना है। एम आई क्लियर? चलिए, तो ये तो मैंने आपको दिया इंट्रोडक्शन। आगे बात करते हैं एक और पॉइंट जो हमारे पास थर्ड पॉइंट मौजूद है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन। मैंने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो रिप्रोडक्शन होता है उस वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्पीशी में वेरिएशन लाने के लिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जाएगा वो ये है कि वेरिएशन इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? वाई वेरिएशन आर सो इम्पोर्टेंट? जब डीएनए की कॉपिंग की बात की जाए तो डीएनए की कॉपी होती है, मैंने आपको बता दिया, ड्यूरिंग दी एस फेज होती है। आप ये लिख सकते हैं सेल डिवीजन के बेसिस पर, या फिर आप रिप्रोडक्शन लिख सकते हैं, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट होता है क्या करने के लिए? बॉडी डिजाइन को मेंटेन करने के लिए और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अर्थ पर सर्वाइवल के लिए। हमें पता है इन्वायरमेंट में, अर्थ के इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर? तो टाइम टू टाइम यहाँ पे इवोल्यूशन होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं, और अगर इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ हम वहां पर पैरेलल खुद को चेंज ना करें, खुद में मॉडिफिकेशन ना लाए, तो हमारा सर्वाइवल अर्थ पर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि चार्ल्स डार्विन के हिसाब से जो थ्योरी हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ हमने अपने अंदर मॉडिफिकेशन नहीं लाए, अगर हम खुद को इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल नहीं पाए, उसके लिए अडेप्ट नहीं कर पाए, तो फिर हम अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो रिप्रोडक्शन वहां पर ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन लेकर आता है जो कि उनका अर्थ पे सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है कि डिफरेंट बॉडी डिजाइन यहाँ पे मेंटेन की जाती है ताकि अर्थ पर सर्वाइवल रेट इंक्रीज हो सके। पर हमें पता है कि इन्वायरमेंट कंडीशन रेगुलर चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है, वाटर का लेवल चेंज हो रहा है, और अगर ऑर्गेनिज्म खुद को इन कंडीशन के लिए अडेप्ट नहीं करेगा
इनके लिए एडजस्ट नहीं करेगा तो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। हम पढ़ते हैं ना, वनरेबल स्पीशी हो गई, थ्रेटन स्पीशी हो गई है, एक्सटिंक्ट स्पीशी होगी, डोडो के बारे में बात की जाती है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अर्थ पे से एग्जिट कर चुके, एक्सटेंट हो चुके हैं, कुछ बिल्कुल डेंजर लाइन पर है। अगर उनको नहीं, इंडेंजर स्पीशी जो है, ठीक है, हाईली इंडेंजर स्पीशी भी है, इंडेंजर स्पीशी भी है, अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो अल्टीमेटली ये भी अर्थ से क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, यहाँ से एक्सटेंट हो जाएंगे। तो वेरिएशन जरूरी होता है क्या करने के लिए, सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए। तो आप वन वर्ड में याद रख सकते हैं कि व्हाई वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट, टू इंक्रीज द सर्वाइवल रेट ऑफ अ स्पीशी। किसकी सर्वाइवल रेट बढ़ेगी, स्पीशी की सर्वाइवल रेट बढ़ेगी ऑन दी अर्थ ड्यू टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस, जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी वजह से। क्लियर? सो ये रहा, ये लास्ट लाइन यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, यही समरी है। Variation in the species are necessary for the survival of different species and for the evolution of a new species. तो वेरिएशन जरूरी होते हैं एग्जिस्टिंग स्पीशी के सर्वाइवल के लिए और एक नई स्पीशी के इवोल्यूशन के लिए, उसके बनने के लिए। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, प्लीज इसे आपको याद रखना है रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये कुछ पैराग्राफ्स वो हैं जो रिप्रोडक्शन और हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन को आपस में कनेक्ट करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए आगे हम पॉइंट शुरू करेंगे। हमने पढ़ लिया रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों होता है और रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। हमने तीनों पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ पर कवर करना है दैट इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। तो मेजरली देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो मेन टाइप का होता है, वन इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन and the other is the sexual reproduction. Am I clear? So there are two mode of reproduction, asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction. Asexual mode of reproduction की बात की जाए तो this is the mode of reproduction जहां पे ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपी फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, कॉपी फॉर्म करता है, आप ये लिख सकते हो। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, ये अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, पहला पॉइंट तो ये। और यहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, क्या इन्वॉल्व होता है, कॉमनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जहां पर सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता हो और अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता हो। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पर, हम इसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अमीबा की बात करूं, यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन शो करता है जिसे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, जहां पर एक अमीबा डिवाइड कर कर दो नए डॉटर सेल्स बनाता है। तो टेक्निकली अमीबा की डेथ नहीं हुई है, वो अर्थ से एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, हुआ क्या है, उसने अपने आप को डिवाइड करके दो नए सेल्स के अंदर रिफॉर्मेशन कर लिया है, ये होता है। सेक्सुअल की बात करें, यहाँ पर दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हम पेरेंट्स कहते हैं, मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व। और अल्टीमेटली यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर देखा जाता है प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। तो एक और डेफिनेशन आप दे सकते हैं, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता हो, मतलब फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमीट्स होता हो, उसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता हो, दो डिफरेंट गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता हो, उसे कहा जाता है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एम आई क्लियर? तो दे फॉर्म द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में पहला पॉइंट, असेक्सुअल में सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट कहते हैं। सेक्सुअल में दो इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व, मदर एंड फादर, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एब्सेंट होता है, सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होता है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। असेक्सुअल में गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जरूर सकता है बट वो आपस में फ्यूज करेंगे नहीं। सेक्सुअल में गैमीट्स का फॉर्मेशन भी होगा फॉर श्योर और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स भी देखा जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। असेक्सुअल के अंदर अगर बात करें तो क्लोन्स का फॉर्मेशन होगा, ये जो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो अपने पेरेंट की कॉपी होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कॉपी नहीं होंगे, वो वहां पर दोनों ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी को कैरी करेंगे। तो पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स की प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? उस ऑफस्प्रिंग में। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
स्पीशीज के अंदर वेरिएशन लाने के लिए वहां पे जरूरी होता है। तो इट इज द वन विच विल बी ब्रिंगिंग द वेरिएशन इन द स्पीशी। क्लियर हो गया? तो यहाँ से शुरू करते हैं असेक्सुअल को। सबसे पहले असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हमें एक एक करके इनको स्टडी करना है। फ्यूजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड एक्सेट्रा। सो हम एक एक करके इन सबके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में किस किस को काउंट किया जाता है। यहाँ डायग्राम देख पा रहे हो? सो यहाँ पर बडिंग शो हो, यहाँ पे फ्यूजन शो हो रहा है। ओके, यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन है, यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन शो हो रहा है, यहाँ पे बडिंग शो हो रही है, ये रीजनरेशन हो गया, ये फ्रेगमेंटेशन हो गया, देयर इज स्पोर फॉर्मेशन, और यहाँ पर ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो हम इनके बारे में एक एक करके स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यहाँ से शुरू करती हूँ मैं सबसे पहले टॉपिक को, कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है। तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये अपने पेरेंट्स की क्या होते हैं? दी कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। ये इन्हें कहा जाता है, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, इसका मतलब इनमें सेम डीएनए कैरी होता है, इसीलिए इन्हें क्लोन्स कहा जाता है। आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो? आप कार्बन कॉपी टर्म यूज कर सकते हो, एक एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होते हैं। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल के अंदर भी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है, बट वो जिनमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे हम हमारी बात करें, हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें जर्म सेल्स कहा जाता है, वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप कह सकते हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले सेल्स कौन से होते हैं? सोमैटिक सेल्स, बॉडी के सोमैटिक सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर प्रोसेस कौन सा होता है? सोमैटोजेनेसिस बोल सकते हो या माइटोसिस बोल सकते हो। इसका दूसरा नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें क्या देखने को मिलता है? सोमैटोजेनेसिस देखने को मिलता है, जिसके थ्रू क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म खुद को डिवाइड कर दो सेल्स के अंदर दो सेल्स को फॉर्म करता है, जो पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करते हैं फ्यूजन के बारे में। फ्यूजन को एक टर्म में बोला जाए तो इसके लिए आप टर्म यूज कर सकते हो ब्रेकडाउन। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं ना, फ्यूजन एंड फ्यूजन। फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन सुना होगा आपने। सो फ्यूजन इज द ब्रेकडाउन और फ्यूजन इज द फॉर्मेशन। तो फ्यूजन देखा जाता है, ब्रेकडाउन देखा जाता है। दिस इज कॉमन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये कहाँ पर कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और ये मेजर यहाँ पर दो टाइप्स का होता है, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि कहाँ पर बाइनरी फ्यूजन देखा जाता है और कहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन देखा जाता है, और वेयर द प्रोसेस आर। सो बाइनरी फ्यूजन की बात करें, ये पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन का नजर आ रहा है, जहां पर क्या देख पा रहे हो? ऑर्गेनिज्म खुद को डिवाइड करता है दो इंडिविजुअल्स के अंदर। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, अमीबा का हो गया, पैरामीशियम का हो गया, उनके एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। ये किसके टाइप से? दे आर द टाइप ऑफ प्रोटिस्टा। तो यहाँ पे प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल लिया जा सकता है, प्रोटिस्टा में भी इनको प्रोटोजोआ कहा जाता है। तो एक अमीबा मौजूद है, कोई शेप नहीं होती है, यूनिसेलुलर होता है यहाँ पे, इसके पास इसका न्यूक्लियस मौजूद है। तो यहाँ पे यही होगा, तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर ये कुछ सेल इस तरह से नजर आएगा, तो दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन पहले होगा और अल्टीमेटली ये दोनों सेल्स आपस में क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसके अंदर सेल डिवीजन प्रोसेस देखा जाएगा। तो यहाँ पर है, पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों? कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तो उसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। होप इसलिए मैंने पहले रिप्रोडक्शन पढ़ाने से पहले आप लोगों को सेल डिवीजन पढ़ा दिया है, ताकि आप इसे कनेक्ट बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाए। सो फर्स्ट यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन देखा जाता है, और न्यूक्लियस के डिवीजन से एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। तो दो न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन यहाँ पर जाते हैं, प्लूरल वर्ड हो गया। और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ऐसा अमीबा, पैरामीशियम मतलब प्रोटिस्ट के अंदर देखा जाएगा। जो बैक्टीरिया होता है वहां पर भी देखा जा सकता है। मल्टीपल फ्यूजन, ये मेथड है
जहां पर एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके मोर देन 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करे, बहुत सारी डॉटर सेल्स यहाँ पे फॉर्म होती है। इसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरियल पैरासाइट है, ह्यूमंस के अंदर मलेरिया कॉज करता है। तो इसके केस में क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ पर मिलता है, ये ऑर्गेनिज्म हमारी आरबीसी के अंदर जाकर, कहाँ पर जाकर, आरबीसी के अंदर जाकर डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है, मल्टीपल फ्यूजन करता है, और मल्टीपल फ्यूजन कर ये बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म कर लेता है, बहुत सारे ये रहे सेल फॉर्म कर लेता है। तो मल्टीपल स्टेज यहाँ पर फॉर्म होती से क्या कहा जाता है, और इन्हें सिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, इन्हें मल्टीपल सेल्स को यहाँ पे सिस्ट कहा जाता है, जो कहाँ पर फॉर्म होते हैं, मल्टीपल फ्यूजन के अंदर। जो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लाज्मोडियम का, जो एक मलेरियल पैरासाइट है। क्लियर, ओके। तो आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, वापस से एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ मैं आपको, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। तो यहाँ पर एक सेल है अमीबा का, जो यहाँ पर क्या करेगा, डिवाइड। तो पहला प्रोसेस क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, और बाय द प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर डबल बाइन्यूक्लिएटेड स्टेज आएगी, 2 न्यूक्लियस फॉर्म होंगे, और उसके बाद होगा यहाँ पर ये बनने के बाद देयर विल बी साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस से क्या होगा, सेल डिवाइड कर 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इन्हें क्या कहा जाएगा, इन्हें कहा जाएगा डॉटर सेल्स। एम आई क्लियर, इन्हें क्या कहा जाएगा, डॉटर सेल्स कहा जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रोसेस हमारे पास आएगा बडिंग। बडिंग क्या होता है, तो बडिंग एक प्रोसेस है जिससे किसका फॉर्मेशन होता है, बड का फॉर्मेशन होता है। और बड किसे कहा जाता है, तो बड बॉडी से निकला हुआ, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से निकला हुआ एक प्रोजेक्शन होता है, आउट ग्रोथ होती है। तो बड इज व्हाट, आप एक टर्म में यूज कर सकते हो, ये क्या होती है, सेल स्ट्रक्चर की आउट ग्रोथ होती है। एक इंडिविजुअल पर, जैसे यहाँ डायग्राम में देखो आप, यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है, ये यीस्ट का एग्जांपल है, जैसे यीस्ट हियर, ये यीस्ट है, यहाँ पे यूनिसेलुलर फंजाई होती है यीस्ट, और यहाँ पर ये एग्जांपल दे रखा है हाइड्रा का। ओके, सो इट बिलोंग्स फ्रॉम द एनिमल किंगडम, हाइड्रा वहां से बिलोंग करता है। सो यहाँ पर बर्ड्स डेवलप होती है, और बर्ड यहाँ पर इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट। अल्टीमेटली ये बर्ड जब डेवलप होती है, पेरेंट से डिटैच हो जाती है, या तो जरूरी नहीं है हमेशा डिटैच हो, या तो ये डिटैच हो जाएगी, और डिटैच नहीं होगी तो ये पेरेंट्स के साथ ही बनकर यहाँ पर क्या कर सकती है, चेन का फॉर्मेशन कर सकती है। तो चेन ऑफ बर्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, और ये किस में देखने को मिलता है, लोअर एनिमल्स में देखने को मिल सकता है, फंजाई में देखने को मिल सकता है। सो हाइड्रा एंड यीस्ट आर दी एग्जाम्पल हियर। कैसे फॉर्म होती है, इधर देखो, यहाँ पर सेल मौजूद है यीस्ट का, और यहाँ पर मौजूद है न्यूक्लियस, रिजर्व फूड, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर पहले इस आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर इस आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होगा, और आउटग्रोथ फॉर्म होने के बाद तो पहले बनेगी बड, बड बनने के बाद उस बड में क्या ट्रांसफर किया जाएगा, न्यूक्लियस को ट्रांसफर किया जाएगा डिवाइड करके। तो देख रहे हो यहाँ पे, ये न्यूक्लियस यहाँ पे ट्रांसफर होता है, डिवाइड किया, और अल्टीमेटली एक नया न्यूक्लियस का फॉर्मेशन वहां पर होता है। तो यहाँ पहले बड बन, फिर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ये पॉइंट उल्टा है, ध्यान रखना। पहले हमने क्या पढ़ा कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। यहाँ पर पहले किसका डिवीजन है, न्यूक्लियस का डिवीजन है। वैसे बात की जाए हाइड्रा में, तो हाइड्रा में पहले किसका फॉर्मेशन हुआ, बर्ड का फॉर्मेशन। ये बर्ड यहाँ पर पेरेंट से अटैच रहती है ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आती है ये पेरेंट से डिटैच हो जाएगी। और अगर इसे डिटैच नहीं होना तो ये पेरेंट्स के पास बनी भी रह सकती है, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है, जिसे कहेंगे हम कॉलोनी ऑफ हाइड्रा। तो एक हाइड्रा की कॉलोनी का फॉर्मेशन भी हो सकता है। इधर देखो, अगर बर्ड की बात करें, अगर और इंडिविजुअली समझाऊं मैं आपको, तो बर्ड क्या होती है, इन यीस्ट देयर इज एन डिवीजन इज अनइक्वल। तो यहाँ पर जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल है। ये लाइन एनटीएससी में आई हुई है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि बर्ड के केस में अनइक्वल डिवीजन देखने को मिलता है। देखो, ये तो पेरेंट सेल हो गया, और एक छोटा सा ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो ये अनइक्वल डिवीजन हो गया, जिसकी वजह से स्मॉल बर्ड का फॉर्मेशन होता है। और अल्टीमेटली ये बर्ड यहाँ से क्या कर जाएगी, पेरेंट से सेपरेट हो जाएगी। हाइड्रा के केस के अंदर ये छोटी सी
अ स्मॉल आउटग्रोथ बर्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये हाइड्रा है, ये बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। मैंने कहा ना एक साथ एक से ज्यादा बर्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, ये बन रही, ठीक है। ये पेरेंट से अटैच रह सकती है अनफेवरेबल कंडीशन में। जब फेवरेबल कंडीशन हो, न्यूट्रिशन प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर मौजूद, तो ये डिटैच होकर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाएंगी। और अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो पेरेंट इन्हें अपने साथ ही रखते हैं ताकि रेगुलर क्या प्रोवाइड कर सके, न्यूट्रिएंट्स इन्हें प्रोवाइड किए जा सके। ओके, अगला यहाँ पर हमारे पास मौजूद है गेम्यूल। ये गेम्यूल्स क्या होते हैं? तो हमने अभी बात की, ये जिनके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। हमने हाइड्रा और यीस्ट में जो बर्ड होती है वो दो तरह की होती है। तो बर्ड कैन बी एक्सटर्नल एंड बर्ड कैन बी इंटरनल। तो मैंने आपको जो हाइड्रा का एग्जाम्पल बताया, मैंने आपको जो यीस्ट का एग्जाम्पल बताया, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सटर्नल बर्ड। किसका एग्जाम्पल है? एक्सटर्नल बर्ड का एग्जाम्पल है। तो हाइड्रा के अंदर ये आउटग्रोथ बोला मैंने, यहाँ पे क्या बोला? आउटग्रोथ होती है। तो हाइड्रा के केस की बात की जाए और हमने बात की अभी ईस्ट के केस की, तो एक्सटर्नल बर्ड है। जबकि एक ऑर्गेनिज्म है एनिमल से जिन्हें स्पॉन्जेस कहा जाता है, ये पॉरीफेरा होते हैं। क्या होते हैं ये? पॉरीफेरा। जैसे पॉरीफेरा के केस के अंदर क्या देखा जाता है? पॉरीफेरा में स्पॉन्जेस, स्पॉन्जिला के केस के अंदर क्या देखा जाता है? फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनल बर्ड। किसके अंदर? फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। जो स्पॉन्जेस होते हैं पॉरीफेरा होते हैं, वो फ्रेश वाटर और स्टैग्नेंट वाटर, मैराइन वाटर सब में मिलते हैं। तो जो फ्रेश वाटर वाले होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं? इन्वायरमेंटल कंडीशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम, अपने आप को ज्यादा वेल अडेप्ट करने का काम करते हैं। तो ड्रॉट कंडीशन के लिए, हाई टेम्परेचर, फ्रीजिंग, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन के लिए खुद को क्या करते हैं? अडेप्ट करते हैं। तो ये अंदर की तरफ किसका फॉर्मेशन करते हैं? गेम्यूल्स का फॉर्मेशन। अभी गेम्यूल्स क्या होते हैं? तो गेम्यूल यहाँ पे इंटरनल बड है, एक कप शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। यहाँ दिख रहा है आपको? ये रहा, ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं सेल्स, जिन्हें आर्कियोसिस सेल्स कहा जाता है। और ये आर्कियोसिस सेल्स ही है जो कि फेवरेबल कंडीशन से यहाँ से माइक्रोपाइल से बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं और कहीं पर भी जाकर ये क्या कर सकते हैं? जर्मिनेट कर सकते हैं, नया पॉरीफेरा डेवलप कर सकते हैं। तो रिप्रोड्यूसिंग सेल्स यहाँ पे आर्कियोसाइट्स है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर इन सेल्स को कवर करके रख रहा है उसे हम गेम्यूल कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एनटीएससी में ऐसे क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने गेम्यूल्स को ऐड किया है, आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। आगे नेक्स्ट हमारे पास है रीजनरेशन। रीजनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है? मैं आपकी वजह बताती हूँ। रीजनरेशन की डेफिनेशन लोअर और हायर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो लोअर ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता बेटा। वहां पर रीजनरेशन का मतलब होता है रीगेन ऑफ द लॉस्ट पार्ट। क्या हो गया? रीगेन ऑफ द लॉस्ट पार्ट। तो लोअर ऑर्गेनिज्म के केस में यहाँ पर रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश के अंदर तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने का प्रोसेस है। जबकि बात की जाए रेप्टाइल्स के केस में, हमारे केस में लिवर रीजनरेट करता है, तो वो नया लिवर नहीं बनाता, अपना जो लॉस्ट पार्ट है उसे रिगेन कर सकता है। सो दिस इज द मेथड। अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म में कट कर दी जाती है, ब्रोक हो जाती है एंड कैन डेवलप अ न्यू इंडिविजुअल। एग्जाम्पल हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश के एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए जा सकते हैं। ये एग्जाम्पल यहाँ पे प्लेनेरिया क्या है? प्लैटीहेल्मिन्थीस। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो? प्लेनेरिया के केस में जो प्लैटीहेल्मिन्थीस से बिलोंग करता है फाइलम से, तो यहाँ पर एक प्लेनेरिया वाटर ऑर्गेनिज्म है, वाटर में रहता है। सो अगर ये यहाँ पे हाफ्स में डिवाइड करें तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। अब ये क्या करेंगे? अपने लॉस्ट पार्ट को रिगेन करेगा और अपने लॉस्ट पार्ट को रिगेन करके नया ऑर्गेनिज्म यहाँ पर फॉर्म करेगा। एम आई क्लियर? तो इट विल बी फॉर्मिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म। कैसे फॉर्म करेगा? अपने लॉस्ट पार्ट को रिगेन करके। सेम देखा जाएगा हाइड्रा के केस में, पहले डिवाइड करेगा हाइड्रा, देन अपने पार्ट्स को रिगेन करेगा और आगे चल के क्या शो करेगा? रीगेन करके ग्रोथ करेगा और एक मैच्योर हाइड्रा का फॉर्मेशन होगा।
सो आप याद रखेंगे हायर ऑर्गेनिज्म में इसका रीजनरेशन का मतलब होता है रीगेन ऑफ द लॉस्ट पार्ट। जैसे लिजर्ड की बात की जाए, स्लेमेंडर की बात की जाए, वहां पर वो क्या कर सकता है, अपने लॉस्ट पार्ट को गेन कर सकता है। कैसे गेन कर सकता है, वहां पर वो जैसे टेल कट हो गई तो उस टेल को वापस से क्या किया जा सकता है, रिगेन किया जा सकता है इन द केस ऑफ लिजर्ड। क्या ये पॉइंट याद रहेगा आप सब लोगों को? इस पॉइंट को आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है। एम आई क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन क्या है? तो फ्रेगमेंटेशन इज अ मेथड ऑफ द बॉडी जहां पे सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक करेंगे इनटू दी स्मॉल फ्रेगमेंट्स और ब्रेक करके वापस से क्या करेगा, एक मेच्योर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। सो अ मेच्योर ऑर्गेनिज्म ईच फ्रेगमेंट्स यहाँ पे क्या करेंगी, नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगी। ऐसा देखने को मिलता है, हमने यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है ग्रीन एल्गी का, दैट इज स्पाइरोगायरा। अब सुनो, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन देखा जाता है लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लोअर ऑर्गेनिजम्स जहां पे पूरी बॉडी के अंदर सेम स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे एग्जांपल हमने स्पाइरोगायरा का लिया, स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है स्पिंडल या यूं बोलो आप रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे बना हुआ है स्पाइरल शेप का, क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये बना हुआ स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। फ्रेगमेंट्स का मतलब पीसेस में ब्रेक हो जाना, तो यहाँ पर फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स या पीसेस का फॉर्मेशन होगा। और ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, न्यूक्लियस मौजूद होता है, बीच में सेप्टा मौजूद होता है। और सेप्टा क्या होता है, सेप्टा इज द डिवाइडिंग वॉल। व्हाट इज सेप्टा, सेप्टा इज द डिवाइडिंग वॉल। तो उस डिवाइडिंग वॉल के वहां पर क्या होगा, स्ट्रक्चर्स का डिवीजन होगा, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बनेंगे और ये फ्रेगमेंट्स यहाँ पर क्या शो करेंगे, ग्रोथ शो करेंगे और एक नया स्पाइरोगायरा यहाँ पे फॉर्म करेंगे। सबकी रीजनरेशन की बात की जाए तो यहाँ पर पूरी बॉडी के अंदर सिमिलर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। इधर देखो, यहाँ पर तो जा रहा है हाइड्रा का हेड पार्ट, टेंटिकल्स वाला पार्ट, और नीचे जा रहा है उसका बॉडी पार्ट। तो सेम इंफॉर्मेशन रन नहीं करती है इन द केस ऑफ रीजनरेशन, जबकि इन द केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन सेम जो प्रॉपर्टीज होता है उनका ट्रांसफर किया जाता है। तो ये ज्यादा लोअर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है एज कंपेयर टू द रीजनरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, इट इज द मेथड जिसके अंदर क्या होगा, इससे यहाँ पर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन। तो स्पोर यहाँ पर क्या होते हैं, स्पोर सेल्स होते हैं, जिन सेल्स के पास पावर होती है क्या करने की, सेल्फ जर्मिनेट करने की। तो ये खुद से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं। तो जो पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि इन द केस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, जो सेल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, सेल्फ जर्मिनेट कर सकते हैं। यही डिफरेंस होता है गैमीट्स और स्पोर के बीच में। गैमीट्स को स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए क्या करना होता है, गैमीट्स को स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए फ्यूज करना पड़ता है, फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है, जबकि स्पोर को ऐसा कोई जरूरी नहीं है। स्पोर टाइनी सेल्स होते हैं जो खुद से क्या कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं। इन स्पोर का फॉर्मेशन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स में देखा जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ, स्पोर दो तरह के फॉर्म हो सकते हैं, स्पोर एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और स्पोर इंटरनल भी हो सकते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल जो मैं आपको पहला बता रही हूँ ये इंटरनल स्पोर का है, राइजोपस, जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, या इसको ब्लैक मोल्ड भी कह सकते हो, है ना। तो ब्रेड मोल्ड भी कह सकते हो, ब्लैक मोल्ड भी कह सकते हो राइजोपस को। यहाँ पर आपको इंटरनल स्पोर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर ऐसे बैग्स का फॉर्मेशन होगा जिनके अंदर स्पोर्स को रखा जाएगा। इन्हें कहा जाएगा स्पोर सैक। क्या कहा जाएगा इन्हें, स्पोर सैक कहा जाएगा। और स्पोर सैक क्या है यहाँ पे, स्पोरेंजियम। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, जिनके अंदर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है स्पोर का फॉर्मेशन। शुरू से रीड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे सुनिए।
हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में मौजूद होते हैं हाइफे। क्या मौजूद होते हैं फंजाई में? हाइफे। और हाइफे आपस में कनेक्ट होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। और वो माइसीलियम यहाँ पर टेंटिकल स्ट्रक्चर्स बनाता है जिन्हें क्या कहा जाता है? स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है। जिन स्पोरेंजियोफोर के ऊपर डेवलपमेंट किसका होता है? बैग्स का, जिन्हें स्पोर सैक्स कहते हैं, जिनमें स्पोर फिल होते हैं। जब ये बैग बर्स्ट करता है तो स्पोर बाहर रिलीज हो जाते हैं और रिलीज कर ये स्पोर कहीं पर भी जाकर क्या कर सकते हैं? जर्मिनेट कर सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट, स्पोर को कैसी सरफेस चाहिए? मॉइस्ट सरफेस चाहिए। और ये स्पोर फॉर्मेशन डोमिनेंटली किस में देखने को मिलता है? फंजाई में। राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम और आर द एग्जांपल ऑफ फंजाई। तो फंजाई में आपको क्या देखने को मिला? स्पोर का फॉर्मेशन। क्लियर? इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये जो हम स्पोर पढ़ रहे थे, ये स्पोर नेचर में कैसे हैं? इन्हें जू स्पोर्स भी कहा जा सकता है। जू स्पोर्स वो स्पोर्स होते हैं जो नेचर में मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं नेचर में? मोटाइल होते हैं। तो मोटाइल असेक्सुअल स्पोर्स जो एल्गी में मिलते हैं, फंजाई में मिलते हैं, इनमें देखो फ्लैजिला मौजूद होता है। क्या मौजूद है इनके पास? फ्लैजिला मौजूद है। और इस फ्लैजिला की वजह से ये मूव कर पाते हैं वाटर सरफेस के ऊपर। सो दीज आर दी सेक्सुअल स्पोर जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म हुए हैं, नेचर में मोटाइल होते हैं, लोकोमोटेट कर पाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजेलम और फ्लैजेला। क्लियर हुआ? तो फंजाई और एल्गी दोनों में आपको ऐसे स्पोर्स देखने को मिलेंगे। स्पोर मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने आपको पहले पढ़ाया अबाउट दी स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, तो ये स्पोर कैसे है नेचर के अंदर? दे आर दी इंटरनल स्पोर्स। ओके, एंडोस्पोर जिन्हें कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा? एंडोस्पोर जिन्हें कह सकते हो आप। ओके, आगे हम बात करते हैं एक्सोस्पोर्स की। तो यहाँ पर मौजूद है कोनिडिया। कोनिडिया देखने को मिलता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन देखने को मिलता है पेनिसिलियम में, जहां पर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा स्ट्रक्चर के बाहर। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे कहा जाता है कोनिडियोफोर। क्या कहा जाता है? कोनिडियोफोर। और इस कोनिडियोफोर पर देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द चेन ऑफ कोनिडिया। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। तो ये नेचर में कैसे स्पोर हो गए? ये नेचर में यहाँ पर एक्सोस्पोर्स हो गए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं। इनके अंदर बैग मौजूद नहीं है, यहाँ पे बैग नहीं बन रहा जिसके अंदर स्पोर भरे हुए रहेंगे, बैग फटेगा, ये बाहर रिलीज हो जाएंगे। इनकी चेन बाहर की तरफ मौजूद होती है। सो ये भी क्या है? असेक्सुअल स्पोर जो फंगस बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, बता चुकी हूँ। असेक्सुअल स्पोर में डोमिनेंटली क्या देखा जाएगा? माइटोसिस देखा जाएगा। एग्जाम्पल दे रखा है पेनिसिलियम। आपको पता है ये पेनिसिलियम वही है जिससे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई जाती है। फाइलम की बात करें, फंजाई का जो फाइलम है दैट इज एस्कोमाइकोटा, एस्कोमाइसिटीज जिन्हें कहा जाता है। इनमें कोनिडिया का फॉर्मेशन देखा जाता है। और स्टैक को क्या कहा जाता है? जहां पे कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा इसे कोनिडियोफोर कहा जाता है। मैंने आपको पहले कोनिडियोफोर बना के दिखा दिया। तो दिस इज द कोनिडियोफोर जहां पर स्पोर्स की चेन का कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। तो हमने किसके बारे में बात की? स्पोर के फॉर्मेशन के बारे में। इंटरनल स्पोर, एंडोस्पोर्स कौन से होते हैं और एक्सोस्पोर्स कौन से होते हैं। आगे चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बात की जाए प्लांट्स के केस में तो हम यहीं से शुरू करेंगे प्लांट्स को पढ़ना, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बट मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कैसे मोड की? असेक्सुअल मोड की। आप असेक्सुअल भी ना बोलना चाहे तो इसे इंडिविजुअली क्या बोला जा सकता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला जा सकता है। एम आई क्लियर? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यहाँ पर क्या होता है? द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है? न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। क्या होता है यहाँ पे? नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स, जैसे कि रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। तो यहाँ पर वेजिटेटिव पार्ट का फॉर्मेशन किससे हुआ? वेजिटेटिव पार्ट्स, सॉरी यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? वेजिटेटिव पार्ट से। प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में दो तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद है। एक मौजूद होंगे वेजिटेटिव पार्ट। कौन से पार्ट? वेजिटेटिव पार्ट। और दूसरे मौजूद होंगे सेक्सुअल पार्ट्स। ओके,
सो सेक्सुअल पार्ट की हम बात करेंगे, हम फ्लावर के बारे में बात करेंगे एंजियोस्पर्म के केस में। अभी हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव पार्ट की, और वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हो गए? रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम्पल दे रखा है रूट्स के केस में डहलिया, देन वी हैव दी स्वीट पोटैटो, और फ्रॉम हम बात कर सकते हैं स्टेम की पोटैटो, जिंजर, और स्टेम की तो रूट के केस के अंदर हम डहलिया की बात कर सकते हैं, स्वीट पोटैटो की बात कर सकते हैं, स्टेम के अंदर पोटैटो की बात कर सकते हैं, जिंजर की बात कर सकते हैं, लीफ के केस के अंदर ब्रायोफाइलम और बिगोनिया की बात कर सकते हैं। सो लीफ से भी क्या देखा जा सकता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू पार्ट। ये देखो यहाँ पर लीफ का ही दे रखा है। ये लीफ के टिप्स पे, एजेस पे ब्रायोफाइलम का एग्जांपल है, किसका फॉर्मेशन होगा? नई लीफ का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहीं पर ही ये रूट सिस्टम बन जाएगा, और जब ये यहाँ से डिटैच की जाएंगी तो सॉइल में अगर बरी हो जाती है तो फिर से नए ब्रायोफाइलम का, नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगी। क्लियर? अब एक एक करके हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तो प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव पार्ट्स को क्या किया जाता है? प्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव पार्ट्स, प्रोड्यूसेस फ्लावर, फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, and earlier than those produces from the seed। अगर वेजिटेटिव प्लांट से प्लांट बनाया जाए तो एज कंपेयर टू द प्लांट जिसने सीड बनाए हैं, उसके कंपेरेटिवली यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट रहेगा। और वो प्लांट्स जो कि सीड का फॉर्मेशन नहीं करते, जैसे रोज की बात करें, जास्मिन की बात करें, बनाना की बात करें, जहां पर सीड्स अगर बनते भी हैं तो दे आर नॉट फर्टाइल इन नेचर, वो यहाँ पर नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं कर सकते। तो उसके केस में यहाँ पे क्या किया जाता है? उनके वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज किया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरल भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, लीफ के थ्रू, और यहाँ पर ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल में हम प्रोसेस पढ़ेंगे कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, ये प्रोसेस यहाँ पे किए जा सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेचुरल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? नेचुरल की। तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कब कहलाएगा? जब किन्हें यूज किया जाएगा? वेजिटेटिव पार्ट्स को यूटिलाइज किया जाएगा। वेजिटेटिव पार्ट्स को यूटिलाइज करने का मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं? स्टेम को यूज करना, रूट को यूज करना, और लीव्स को यूज करना, किसी भी पार्ट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो नेचुरली कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब, इनके थ्रू क्या देखने को मिलता है? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल भी समझा दूंगी। सबसे पहले रनर और स्टोलन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्या देखने को मिलता है? ये यू कहो इनके केस के अंदर, रनर और स्टोलन के केस में, इट इज अ सिलेंडर स्टेम दैट ग्रोज हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड। किधर ग्रो करती है? ग्राउंड की तरफ ग्रो करती है, हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है। तो इन दैट केस रनर और स्टोलन की बात करें तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ अंडर, यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम ना कह के हम क्या कह सकते हैं? ये स्टेम के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो ये सम स्टेम्स के एग्जाम्पल है। स्टेम के केस के अंदर हम अंडरग्राउंड स्टेम भी बोल सकते हैं, सरफेस स्टेम भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो इन दैट केस यहाँ पर इन्हें नेचुरली कट ऑफ किया जा सकता है और एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ये देखिए, ये रही वो स्टेम का फॉर्मेशन, हॉरिजॉन्टल स्टेम का फॉर्मेशन ये रहा। ओके, सो हॉरिजॉन्टल स्टेम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और ये एग्जाम्पल यहाँ पे किसका लिखा हुआ है? स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी एन एग्जाम्पल ऑफ दी अंडर, कौन सी स्टेम? हम रनर की बात करें, स्टोलन की बात करें, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें स्टेम्स के केस के अंदर, द डेवलपमेंट बाय द स्टेम। आगे चलिए, इसी में एग्जांपल लेते हैं राइजोम का। राइजोम इज एन एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। किसका एग्जांपल है? अंडरग्राउंड स्टेम का यहाँ पे एग्जांपल है। इट्स एन मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। किसमें देखने को मिलता है राइजोम का फॉर्मेशन? जिंजर के केस में, कैना के केस में देखने को मिलता है। जिंजर के केस में देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर छोटी छोटी सी बर्ड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जिंजर के केस के अंदर, और वहां पर क्या होगा? छोटे छोटे पीसेस का फॉर्मेशन होगा। तो राइजोम का फॉर्मेशन है, जिनको अगर कट करके यूज कर लिया जाए तो क्या फॉर्म होगा? यहाँ पर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो दे आर व्हाट? दे आर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हैं हम किसी ना किसी पार्ट को यूज करके, स्टेम को यूज करके। अभी हम स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखो, सकर।
साकर के केस में यहाँ पर बेस पर शूट देखी जाती है, रूट देखी जाती है, देयर इज एन एडवेंटिशियस रूट्स, जहां पर देखा जाता है बड का फॉर्मेशन, और ये बड का फॉर्मेशन जहां से होता है वहीं पर ही नीचे किसका फॉर्मेशन होगा, एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और एडवेंटिशियस रूट्स की मदद से देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट। एग्जाम्पल चेरी एंड एप्पल, तो चेरी और एप्पल एग्जाम में एनटीएससी में क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्पल से, तो सकर्स के एग्जाम्पल क्या है, दैट इज चेरी एंड एप्पल। ऐसे ही ट्यूबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूबर एनटीएससी के लिए बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर, जहां पर आइस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, किसका फॉर्मेशन, आइस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इधर देखिए ट्यूबर, यहाँ पर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है, ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम, जहां पर शॉर्ट थिक अंडरग्राउंड स्टेम देखी जाती है। यहाँ पर ट्यूबर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है जहां पर फूड को स्टोर किया जाता है। स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ा रही हूँ, भूलना नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे से, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो घर पर देखा होगा ना, पोटैटो लेकर आते हैं तो वहां पर छोटे छोटे से बर्ड का फॉर्मेशन होता है। बर्ड क्या होती है, इट्स नॉट एन आउटग्रोथ हियर, ये वो स्ट्रक्चर है जो कि क्या कर सकता है, न्यू प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैलस है, ये सेल का मास है, क्या बोल सकते हो, इट इज एन सेल मास हियर। और इससे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद होती है लीव्स, स्केली लीव्स, यहाँ पे स्केली लीव्स का फॉर्मेशन होगा। अल्टीमेटली यहाँ से क्या डेवलप हो जाएगा, न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। पोटैटो की बात कर लो, टर्मरिक की बात कर लो, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं विच आर एग्जांपल ऑफ द ट्यूबर हियर। ओके, तो पोटैटो बहुत बढ़िया एग्जांपल। एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, टू पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड सिंपल पोटैटो, ट्यूबरोसम की बात करो तो यहाँ पर सोलेनम ट्यूबरोसम। तो हम पोटैटो की बात करें, पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, जबकि स्वीट पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ रूट। क्लियर हुआ, तो अभी रूट पढ़ाऊंगी तब इसको ध्यान रखना तुम यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा आइस का फॉर्मेशन, नोड्स होती है, नोड जहां से नया स्ट्रक्चर बड फॉर्म होती है, यहाँ से बड फॉर्म होगी जो अल्टीमेटली लीव्स का फॉर्मेशन करेगी। अगला है यहाँ पर ऑफसेट। ऑफसेट जो स्ट्रक्चर है देखा जाता है वाटर प्लांट्स के अंदर, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है वाटर हाइसिंथ का, जिसे बंगाल टायरर कहा जाता है, कॉर्निया, अभी समझाऊंगी क्या है ये। ऑफसेट के केस में क्या होगा, यहाँ पर भी आपको स्मॉल वर्चुअल यहाँ पे स्ट्रक्चर बीच में नोड का, ऑफसेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये कैसी होती है, ये हॉरिजॉन्टल होती है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है हॉरिजॉन्टल स्टेम का फॉर्मेशन, तो आपस में सारी जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर पिस्टिया के केस में, कॉर्निया के केस में इसकी बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल लीव्स होती हैं, इसमें फ्लावर्स भी पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो नोड से यहाँ पर नए स्टेम का फॉर्मेशन होता है, और ये स्टेम आपस में कैसी होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। तो कंप्लीट डॉटर प्लांट दैट आर सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मदर सेल, ऑफसेट स्टेम का एग्जांपल है यहाँ पर। तो कहाँ देखने को मिलती है, वाटर हाइसिंथ के केस में। बल्ब, एक बल्ब की बात की जाए तो ये शॉर्ट स्टेम होती है विद द फ्लैशी लीव्स। जो ऑनियन में हम खाते हैं, जो एडिबल पार्ट होता है, वो कौन सा पार्ट होता है बच्चे, दे आर द फ्लैशी लीव्स। तो अनियन के अंदर एडिबल पार्ट कौन सा है, फ्लैशी लीव्स होती है। यहाँ पर मौजूद होती है डिस्क शेप का स्टेम, शॉर्ट स्टेम डिस्क शेप की स्टेम होती है, देखो ये रही। और इन्हीं पे क्या देखा जाता है, रूट्स का फॉर्मेशन, और यहाँ पर ऊपर ऐसे कवर्ड लीव्स बनती हैं, और बीच में ही किसका फॉर्मेशन होता है, शूट का फॉर्मेशन देखा जाता है। ये रहा, ऐसे शूट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये रही रूट्स, और ये रहा आपका बल्ब जो हम खाते हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ, तो अनियन और गार्लिक के केस में बल्ब का फॉर्मेशन देखा जाता है। एक्विटिक, अभी मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो आप, टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ जिसका नाम है इकोर्निया, इसे टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वाटर के अंदर बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाती है, इसके रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो बहुत फास्ट है, दिखने में ब्यूटीफुल होता है। ये एक एक्सोटिक स्पीशी है, फॉरेन स्पीशी है, जिसे यहाँ पर क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में बाय द फॉरेनर्स। और ये क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी, दिखने में ब्यूटीफुल होती है, पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर। बट यहाँ पर वाटर हाइसिंथ कॉज करती है यूट्रोफिकेशन। यहाँ पर क्या होता है, बंगाल टायरर है जिसकी वजह से, यूट्रोफिकेशन की वजह से फिशेस की डेथ देखी जाती है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में ब्यूटीफुल लीफ शेप की वजह से और ब्यूटीफुल फ्लावर्स की वजह से, बट इट कॉजेज द डेथ ऑफ द फिशेस और एक्वेटिक एनिमल्स, डेथ ऑफ द फिशेस बंगाल के अंदर और एक्वेटिक एनिमल्स
जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां के लिए, फिशरीज के लिए। तो एक्वेटिक एनिमल्स लिख रही थी मैं वहां पर। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या पढ़ना है इनके बारे में, एक्वेटिक एनिमल्स। तो इसी वजह से इन्हें टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। क्या शो करते हैं ये स्टेम के द्वारा, स्टेम बाय द स्टेम दे वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज कर क्या करते हैं, डिवाइड करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ये रहा, इनकी साइकिल रैपिड होती है। वेजिटेटिव पार्ट मतलब से ऑफसेट की ग्रोथ से शॉर्ट पीरियड में ज्यादा ग्रोथ कर लेते हैं, ऑक्सीजन ड्रेन कर लेते हैं वाटर से, जिसकी वजह से क्या होता है, डेथ ऑफ लीव्स, डेथ ऑफ फिशेस देखी जाती है, और इन्हें वाटर वीड्स कहा जाता है। अनवांटेड प्लांट, वीड्स किसे कहते हैं, अनवांटेड प्लांट को। देखो पूरा फैल गई है यहाँ पर, तो ये अनवांटेड प्लांट्स यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए, तो मैंने आपको क्या कंप्लीट कर दिया, हमने यहाँ पर बात कर ली है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट बात हम शुरू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब हम बात करने वाले हैं किनके बारे में, एंजियोस्पर्म्स के बारे में, कि एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे देखा जाता है। ठीक है, जो फ्लावर है वो किसकी प्रॉपर्टी है, फ्लावर इज दी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर का फॉर्मेशन देखा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे शुरू करते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर और द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अगर फ्लावर की बात की जाए तो फ्लावर में मौजूद होते हैं, फ्लावर के कंप्लीट स्ट्रक्चर को रोल्स कहा जाता है, और दो तरह के रोल्स मिलते हैं यहाँ पे, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल रोल्स। तो दो तरह के रोल्स मौजूद है, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। ओके, असेंशियल वो जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे टर्म एंड्रोशियम। मैं स्ट्रक्चर में मार्क करती हूँ ताकि ध्यान रहेगा। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या है, एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट। ओके, तो एंड्रोशियम इज द मेल स्ट्रक्चर, और इसकी फंक्शनल यूनिट कहलाती है स्टेमन। क्या कहा जाता है इसे, स्टेमन। ओके, और स्टेमन के होते हैं दो पार्ट, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। तो कैसे पढ़ोगे, एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट जिसकी फंक्शनल यूनिट होती है स्टेमन, और स्टेमन के दो पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। क्या क्लियर हो गई बात, ये असेंशियल रोल है। दूसरा हमारे पास मौजूद होता है गाइनोशियम। कौन सा मौजूद है हमारे पास, द अदर इज द गाइनोशियम। गाइनोशियम कौन सा पार्ट हो जाएगा, दैट विल बी द फीमेल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, फीमेल बनाते हैं अपन यहाँ पे। ओके, गाइनोशियम विल बी द फीमेल स्ट्रक्चर, और इसका फंक्शनल पार्ट होता है पिस्टिल। क्या कहलाता है, पिस्टिल, और इसे कार्पल भी कहा जाता है। और इसके तीन पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं। क्लियर, इसके अलावा जो नॉन एसेंशियल रोल्स होते हैं वो है पेटल और सेपल। आप यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हो कैलिक्स एंड कोरोला। ठीक है, तो कैलिक्स एंड कोरोला आर देयर, so they are the what part, they are the non functional part. Okay, so stamen and pistil यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी हम पढ़ देते हैं इस पॉइंट को यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। स्टेमन और पिस्टल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके अंदर मौजूद होता है एंथर और फिलामेंट। एंथर वो पार्ट है जहां पर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन। ठीक है, और इस पोलन ग्रेन से आगे क्या बनेगा, मेल जर्म सेल या मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। पिस्टल फीमेल पार्ट होता है जहां पर ओवरी मौजूद होती है, और ओवरी में मौजूद होता है ओव्यूल, जहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। कैलिक्स और कोरोला की बात की जाए तो जो हमारे सेपल्स होते हैं वो ग्रीन पार्ट मौजूद है, जिनका काम होता है क्या करने का, बड को कवर करके रखने का। क्या करके रखने का, फ्लावर को बड स्टेज में कवर करके रखने का, प्रोटेक्शन करने का। और जो पेटल्स होते हैं वो दिखने में ब्यूटीफुल होते हैं। कैसे होते हैं, दिखने में ब्यूटीफुल होते हैं, और ब्यूटीफुल होने से फायदा क्या होता है उनका, तो फायदा ये होता है कि वो अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो इंसेक्ट्स को वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर हो गया। और ये फ्लावर का फॉर्मेशन होता कहाँ पर है, फ्लावर होता क्या है, इट इज द मॉडिफाइड शूट। फ्लावर को क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड शूट, और किस पर फॉर्म होती है, स्ट्रक्चर पे, जिसको क्या कहा जाता है, रिसेप्टिकल कहा जाता है। क्लियर, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स,
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा वहां पे फ्लावर्स मौजूद होते हैं। और फ्लावर के अंदर स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, असेंशियल रोल्स मौजूद होते हैं और नॉन असेंशियल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। असेंशियल में हमने बात की दो के बारे में, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, एक हो जाएंगे हमारे पास मेल पार्ट दैट इज दी एंड्रोशियम, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास स्ट्रक्चर गाइनोशियम। ओके, सो मेल पार्ट हमारे पास ये रहा और ये हो जाएगा हमारे पास फीमेल पार्ट। क्लियर? मेल पार्ट के अंदर हम दो स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे थे, एक हो जाएगा हमारे पास एंथर और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर फिलामेंट। फिलामेंट का काम तो होता है क्या करने का, एंथर को मेन प्लांट से कनेक्ट करके रखने का, ठीक है। और एंथर वो स्ट्रक्चर है जहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। गाइनोशियम की बात की जाए, अच्छा यहाँ पे लिख देती हूँ, अच्छा गाइनोशियम ही पहले पढ़ लेते हैं। गाइनोशियम की बात की जाए तो एक पॉइंट और लिखना मैं यहाँ पर भूल गई, फंक्शनल यूनिट। स्टेमन होती है यहाँ पे फंक्शनल यूनिट, और गाइनोशियम की फंक्शनल यूनिट हो जाएगी पिस्टिल, और आप क्या कह सकते हो, कार्पल टर्म भी यूज कर सकते हो। जिसके पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर मौजूद है 3 पार्ट, कौन कौन से पार्ट, पहला आ जाएगा स्टिग्मा, then we have the style and the last part is the ovary. Okay, और इस ओवरी में मौजूद है ओव्यूल जहां पर फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन देखा जाएगा। नॉन असेंशियल में हम किसकी बात करेंगे, पेटल्स की बात कर लेंगे और सेपल्स की बात कर लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं किसके अंदर, फीमेल और मेल, और फ्लावर के अंदर बोल सकते हो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर, और असेंशियल और नॉन असेंशियल सोल्स कौन से मौजूद होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं मेल स्ट्रक्चर के बारे में कि मेल स्ट्रक्चर कौन सा होता है। तो मैंने आपको बताया मेल स्ट्रक्चर मतलब हमारे पास जो मौजूद है वो है एंड्रोशियम। क्या मौजूद है, एंड्रोशियम वाला स्ट्रक्चर, और एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है फंक्शनल पार्ट इज दी स्टेमन। क्या मौजूद है, स्टेमन मौजूद है, और स्टेमन का फंक्शनल पार्ट है एंथर। ओके, जो मेन पार्ट है हमारे पास एंथर। एंथर के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एंथर के स्ट्रक्चर में मौजूद होती है हमारे पास दो इंपॉर्टेंट थिंग। एक मौजूद है हमारे पास एंथर की वॉल, क्या मौजूद है, एंथर की वॉल, और दूसरे मौजूद है अंदर टिश्यू जिन्हें स्पोरोजीनस टिश्यूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पोरोजीनस टिश्यूज कहा जाता है। क्लियर हुआ, सिंपल स्ट्रेट पॉइंट पर हमें इसे पढ़ना है। और यहाँ पर बात करें एंथर की वॉल, तो एंथर की वॉल की कुछ लेयर्स होती है, कौन कौन सी मौजूद होती है। सो जो आउटर मोस्ट होती है उसे कहा जाता है यहाँ पे, हम यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, एपिथेलियल लेयर बोलते हैं, आउटर लेयर बोलते हैं। तो एपिडर्मिस टर्म यूज किया जाता है, क्या वर्ड यूज करता है, ह्यूमंस में एपिथेलियल और यहाँ पे एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके बाद अंदर मौजूद होती है एंडोथीकम वॉल, सेकेंड लेयर जो मौजूद है यहाँ पर। ओके, तो दी सेकेंड लेयर इज फाउंड देयर। देन वी हैव द मिडल लेयर, और आखिरी में मौजूद होता है मिडल लेयर इज देयर, एंड लास्ट वन इज द टेपिटम। तो लास्ट लेयर यहाँ पे कौन सी हो जाती है, टेपिटम वाली हो जाती है। जबकि स्पोरोजीनस टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जिनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर यहाँ पर एक सेल डेवलप होंगे, ठीक है। तो ये सेल्स यहाँ पे डिवाइड करेंगे और डिवाइड कर कर यहाँ पर फॉर्म करेंगे सेल्स जो वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाएंगे, अपना नंबर बढ़ा लेंगे। उन सेल्स को कहा जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। किसका फॉर्मेशन करेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या देखने को मिलेगा, मियोसिस देखने को मिलेगा। ओके, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोला जा सकता है या इसे पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, इसमें मियोसिस होगा, ये सेल नेचर में डिप्लॉयड होते हैं और ये फॉर्मेशन करेंगे माइक्रोस्पोर का। किसका फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर के टेट्राड का फॉर्मेशन करेंगे। माइक्रोस्पोर टेट्राड का मतलब हो गया यहाँ पर हेप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और जब ये सेल्स सेपरेट हो जाएंगे तो इनको क्या बोला जाने लगेंगे, इनको कहा जाने लगेगा पोलन। क्या बोलेंगे इनको, पोलन बोलेंगे। क्लियर हो गया।
एंथर की वॉल की बात करें तो एंथर के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एंथर का स्ट्रक्चर दिखने में कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर मौजूद होती है एंथर की डिफरेंट वॉल्स मौजूद है, यहाँ पे बीच में स्ट्रक्चर कनेक्टिव मौजूद होता है और वॉल्स के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं। तो देयर विल बी कितनी कितनी लेयर मौजूद है यहाँ पे, टोटल 4 लेयर्स आर फाउंड हियर। तो ऐसे 4 लेयर मिलेंगी पूरी की तरह, और अंदर हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे, लोब्स, ठीक है। और इन लोब्स में मौजूद होंगे क्या, सेल्स मौजूद होंगे जिन्हें स्पोरोजीनस टिश्यूज कहा जा रहा है। बता दिया मैंने। पहले देखने को मिलेगा इनमें माइटोसिस, डिवीजन होगा, डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन, एंड देन देयर विल बी फॉर्मिंग दी हैप्लॉइड सेल जिन्हें पोलन कहा जाएगा। ये रहा पोलन का स्ट्रक्चर। तो अगर पोलन ग्रेन की यहाँ पे बात की जाए तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलन ग्रेन स्फेरिकल होते हैं और यहाँ पर मौजूद होती है 2 लेयर। क्या मौजूद है, 2 लेयर। आउटर इज नोन एज द एक्साइन एंड द इनर इज नोन एज द इंटाइन। तो आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं, इनर लेयर को इंटाइन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एनटीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। आउटर लेयर जो एक्साइन होती है वो किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलेनिन की। ये अर्थ पर मौजूद हार्डेस्ट टफेस्ट मटेरियल इसमें को गेन किया, इसको बोला जाता है। सो ये बहुत हार्ड होती है, रेजिस्टेंट होती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनी हुई होती है। इस पर एंजाइम का कोई असर नहीं होता। इस वजह से अगर हम पोलन ग्रेन खा लें तो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पोलन को डिग्रेड नहीं कर पाएंगे। क्लियर। और इसी एग्जाइम के अंदर क्या मिलते हैं, जर्म पोर मिलते हैं। यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ पर है आउटर कोट, ये रहा आउटर कोट जिसे मैम ने क्या बोला, एक्साइन बोलते हैं। यहाँ पर मौजूद है इनर कोट जिसे क्या बोला जाता है, इंटाइन बोला जाता है। क्लियर। यहाँ पर मौजूद है पोर, ये रहे वो पोर जिन्हें क्या बोला जाएगा, जर्म पोर कहा जाता है। और अंदर मौजूद है प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, सेल का लिविंग मटेरियल। यहाँ मौजूद होते हैं 2 सेल। कौन से 2 सेल, एक सेल होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा मौजूद होता है यहाँ पर जनरेटिव न्यूक्लियस। ये जनरेटिव न्यूक्लियस वो है जो क्या करेगा, जो यहाँ पर मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा। जबकि वेजिटेटिव सेल यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेगा, ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हुआ। इधर देखो, तो जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो इनके पास मौजूद है 2 सेल, वेजिटेटिव सेल और स्मॉलर जनरेटिव सेल। ओके। तो यहाँ पर जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, मैंने आपको बता दिया था ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ये किसका फॉर्मेशन करेगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। जबकि जनरेटिव सेल माइटोटिकली, तो माइटोटिकली डिवाइड करेंगे। हैप्लॉइड है ना, क्रोमोस यहाँ पे पोलन, तो ये हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड सेल के अंदर कौन सा डिवीजन पॉसिबल हो सकता है, माइटोसिस ही हो सकता है, मियोसिस तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस डिवीजन से, माइटोसिस से मतलब कौन सा डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन से यहाँ पर किसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा 2 सेल्स का, जनरेटिव न्यूक्लियस और यहाँ पर देखने को पहले बन गया यहाँ पे जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब सेल, और फिर जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस होगा तो मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा जो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करेंगे। क्लियर। आगे चलो, अब पोलन ग्रेन हमारे पास बन गया। अब ये पोलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाएगा एक प्लांट से दूसरे प्लांट या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, जो भी टर्म यूज करना चाहो। और कहीं जगह पर इसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स और प्लांट्स दोनों बोल सकते हो। तो यहाँ पे प्लांट्स क्या हो सकते हैं नेचर में, बाइसेक्सुअल हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया बच्चे, बाइसेक्सुअल का मतलब वो फ्लावर जहां पर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों एग्जिस्ट करेंगे। यूनिसेक्सुअल, मेल अलग प्लांट में और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में मिलेगा। क्लियर। तो जहां पर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल जैसे चाइना रोज, हिबिस्कस तुमने देखा होगा, तो चाइना रोज के केस में क्या देखने को मिलता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट पर एक फ्लावर पे मौजूद है। सो ये करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन।
तो सेल्फ पॉलिनेशन के केस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर स्टिग्मा, यूं बोलो आप, जो पोलन है उसका ट्रांसफर एंथर से किधर की तरफ होता है, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ओके, तो सबसे पहले पॉलिनेशन क्या है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा की तरफ इन अ फ्लावर, इसे पॉलिनेशन कहते हैं। ये पॉलिनेशन अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो तो यहाँ पर पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसकी जरूरत होती है, पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिनेशन या तो अबायोटिक फैक्टर मतलब विंड के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिल सकता है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एबायोटिक फैक्टर्स काम कर सकते हैं या फिर बायोटिक भी हो सकते हैं। बायोटिक फैक्टर्स का मतलब इंसेक्ट्स को यूज किया जा सकता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जा सकता है। तो पोलन को ट्रांसफर किया जाएगा एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। बट एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, सेल्फ पॉलिनेशन भी दो तरह का होता है, ऑटोगेमी और गेटिनोगेमी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही फ्लावर हो, तीन कंडीशंस देखने को मिलती है पॉलिनेशन के केस में। देयर आर 3 कंडीशंस, आप यूं बोलो इसको, पॉलिनेशन के केस में एक हो जाएगा ऑटोगेमी, एक हो जाएगी हमारे पास एटिनोगेमी और एक हमारे पास हो जाएगी जीनोगेमी। ओके, सो एक्चुअली ये दोनों किसके टाइप है, ये टाइप है, ऊपर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ये दोनों किसके टाइप है, दे आर द टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। पर दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, और ये किसका टाइप है, दिस इज द टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्या देखने को मिलता है बच्चे यहाँ पे, गेटिनोगेमी के अंदर एक प्लांट और एक फ्लावर, और उस फ्लावर में मौजूद है मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। गेटिनोगेमी के केस में प्लांट तो एक होगा पर फ्लावर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दो डिफरेंट फ्लावर। तो यहाँ पर इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये गेटिनोगेमी यहाँ पर जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन शो करती है, बट इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा शो करती है यहाँ पे, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि फ्लावर डिफरेंट हो जाता है। जीनोगेमी में प्लांट भी डिफरेंट होता है और फ्लावर भी डिफरेंट होता है। ये देखा जाता है यूनिसेक्सुअल के केस में, यूनिसेक्सुअल प्लांट के केस में, और ये दोनों किसके केस में देखे जाते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट के केस के अंदर। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए और इवन गेटिनोगेमी के लिए भी क्या जरूरत है, पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ट्रांसफर किया जाता है। तो ये रहा ट्रांसफर ऑफ द एंथर फ्रॉम द वन फ्लावर टू द अदर फ्लावर इन अ डिफरेंट प्लांट, इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, जिसके लिए इंसेक्ट, विंड और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसे बायोटिक एंड अनबायोटिक पॉलिनेटर्स कह सकते हो, पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ऐसे ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर करने वाला इंसेक्ट यहाँ पे कौन है, बटरफ्लाई है। ट्रांसफर होकर कहाँ पहुंचेगा पोलन, तो पोलन ट्रांसफर होके पहुंचेगा स्टिग्मा पर। कहां पर पहुंचेगा, फीमेल पार्ट के ऊपर। और हमने फीमेल पार्ट के बारे में बात की है कि फीमेल पार्ट के अंदर क्या मौजूद होता है, फीमेल पार्ट की बात करें तो वहां पर मौजूद होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्या क्या मौजूद है यहाँ पे, स्टिग्मा मौजूद है, स्टाइल मौजूद है और ओवरी मौजूद है। और इस ओवरी में क्या देखने को मिलता है फीमेल के अंदर, ओवरी में डेवलपमेंट होता है ओव्यूल का। किसका डेवलपमेंट, ओव्यूल का डेवलपमेंट। और वो ओव्यूल यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सैक का। और ये एम्ब्रियो सैक ही वो जगह है जहां पर क्या होता है, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एक्चुअली द एम्ब्रियो सैक। फीमेल स्ट्रक्चर मौजूद है, इसी के पास एग मौजूद होता है, अभी मैं स्ट्रक्चर दिखा दूंगी। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, पोलन ग्रेन जाकर किस पर स्टिक होगा, स्टिग्मा पे स्टिक होगा। तो पोलन ग्रेन गेट स्टिक टू द स्टिग्मा एंड यहाँ पर स्टिग्मा से स्टिक कर कर पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। कौन सा सेल, हमें पता है वेजिटेटिव सेल मौजूद है, और वेजिटेटिव सेल सबसे पहले किसका फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। पोलन ट्यूब रन करेगी स्टाइल के थ्रू, और स्टाइल के थ्रू रन करके किधर की तरफ पहुंचेगी, पहले ओवरी, और ओवरी से पहुंचेगी ओव्यूल की तरफ। क्लियर, और ओव्यूल में जाकर ये क्या करेगी, हमें पता है दूसरा सेल मौजूद है जनरेटिव सेल, और जनरेटिव सेल यहाँ पर क्या रिलीज करेगा,
मेल गैमीट्स को रिलीज करेगा। किन्हें रिलीज करेगा? मेल गैमीट्स को। दो मेल गैमीट फॉर्म हुए हैं यहाँ पे, तो मेल गैमीट को रिलीज करेगा। मैं सीरीज वाइज प्रोसेस बता दूंगी फ्लो चार्ट में। रिलीज करेगा मेल जर्म सेल को, जिन्हें मेल गैमीट कहा जाता है, जिसमें से मेल गैमीट जाकर किससे फ्यूज करेंगे? एग के साथ। फीमेल गैमीट जिसे कहोगे, तो फीमेल गैमीट या एग के साथ जाके फ्यूज करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे? जाइगोट का फॉर्मेशन। इसे कहा जाता है, इस प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया? फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बना, मतलब डिप्लॉयड सेल बना। ये नेचर में डिप्लॉयड होगा, मेल और फीमेल गैमीट हैप्लॉयड होंगे और ये डिवाइड कर आगे फिर फर्दर डिवाइड करेगा, माइटोसिस करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा और एम्ब्रियो से बनेगा सीड। सीड तो एम्ब्रियो बनाएगा सीड, ओव्यूल अल्टीमेटली डेवलप होकर सीड बना रहा है और जो बाहर की ओवरी है, ओवरी का बनाने का क्या काम है? ये फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी, फ्रूट वॉल का फॉर्मेशन करेगी। कैसे होता है इधर देखो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एम्ब्रियो सैक। अगर एम्ब्रियो सैक के बारे में बात की जाए, ये रहा, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर मौजूद होते कुछ इंपॉर्टेंट सेल। मैं एक एक करके सारे सेल्स को मार्क कर रही हूँ। एक जो एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पर ये पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक है, जहाँ पे 8 न्यूक्लियस और 7 सेल स्टेज देखी जाती है। 7 सेल स्टेजेस देखी जा रही है यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पर पहले मार्क करो, यहाँ पे दो साइड्स होती हैं। एक साइड को कहते हैं हम चलाइजल एंड, दूसरी साइड को कहते हैं जहाँ पे स्पेस मौजूद है, इसे माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। चलाइजल एंड की तरफ मौजूद होते हैं 3 एंटीपोडल सेल्स। क्या मौजूद है? 3 एंटीपोडल सेल्स। बीच में मौजूद है, मैं सेल्स गिन के बताती हूँ। मैंने कहा 7 सेल मौजूद है और 8 न्यूक्लियस मौजूद है, तो 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। बीच में मौजूद होता है पोलर न्यूक्लियर। ओके, देन हमारे पास नीचे मौजूद है एग अपैरेटस। क्या मौजूद है? एग अपैरेटस मौजूद है। एग अपैरेटस का मतलब एग प्लस सिनर्जिड्स मौजूद होते हैं यहाँ पे। कितने सेल हो गए? 3 ऊपर, 3, 2 बीच में और 2 3 नीचे, तो टोटल हमारे पास 7 सेल। और जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई मौजूद है, ये सेंट्रल सेल है और यहाँ पर मौजूद है 2 पोलर न्यूक्लियाई। कितने पोलर न्यूक्लियाई मौजूद है? 2 पोलर न्यूक्लियाई मौजूद है, तो टोटल यहाँ पर 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे। कितने न्यूक्लियस? 8 न्यूक्लियस। पोलर ट्यूब में ट्यूब सेल ने तो क्या बना लिया? पोलर ट्यूब। और जनरेटिव सेल यहाँ पर मेल गैमीट बना लेगा। बाय द प्रोसेस ऑफ कीमोट्रोपिज्म, केमिकल की तरफ मूवमेंट, यहाँ पर जो फिलिफिल यहाँ पे जो सिनर्जिड्स होते हैं उनके पास मौजूद होता है फिलिफिल अपैरेटस, जो कि यहाँ पे क्या करते हैं? केमिकल रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पोलन ट्यूब है वो मूव कर आ सकती है। जैसे पोलन ट्यूब यहाँ पर आएगी, जो सिनर्जिड्स होंगे वो डिग्रेड हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे और अंदर जाके रिलीज कर दिया जाएगा पोलन्स को। और पोलन यहाँ पे रिलीज कर एक दो पोलन, हमारे पोलन नहीं, मेल गैमीट, जो मेल गैमीट है वो 2 है। एक मेल गैमीट तो फ्यूज करेगा एग के साथ, ये रहा यहाँ पे, और किसका फॉर्मेशन करेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन। एक फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, एक मेल गैमीट पोज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ और फॉर्मेशन करेगा किसका? एंडोस्पर्म का। इस वजह से इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर मैं पेज पे लिखती हूँ बेटा। मैंने आपको बोला हमारे पास, मैं वापस फ्लो चार्ट बना देती हूँ। एंथर मौजूद है, एंथर ने क्या? एंथर के पास मौजूद था पोलन मदर सेल, जिनके अंदर क्या हुआ? जिनमें हुआ मियोसिस। क्या हुआ? जिनमें मियोसिस हुआ और मियोसिस होकर यहाँ पर टोटल कितने? यहाँ पर 4 पोलन, एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? चारों पोलन ग्रेन यहाँ पर वाइबल होंगे, पोलिनेशन कर पाएंगे। अब यहाँ से हम एक पोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल मौजूद है। कौन कौन से सेल? एक मौजूद है जनरेटिव सेल और दूसरा मौजूद है वेजिटेटिव सेल। क्लियर? और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो वेजिटेटिव सेल होते हैं वो तो फॉर्मेशन करेंगे किसका? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन। और जनरेटिव सेल यहाँ पर क्या करेगा? मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा। कितने मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा? ये नेचर में हैप्लॉइड सेल्स है, तो ये भी नेचर में हैप्लॉइड होंगे क्योंकि मियोसिस हुआ है। ये नेचर में डिप्लॉइड होंगे। क्लियर? ओके, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं।
आगे बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे, पिस्टल की बात करते हैं। पिस्टल के अंदर भी हम एक्चुअली बात कर लेते हैं किसके बारे में बात करें, एग्जैक्टली पिस्टल ही पूरा लिख लेते हैं अपन, क्या फर्क पड़ेगा हमें यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पर पिस्टल मौजूद है या कार्पल मौजूद है, जिसके अंदर क्या मौजूद है, जिसमें मौजूद है 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, और जिसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल पढ़नी है, दैट इज ओवरी। ओवरी में सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें कहा जाता है ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर मौजूद है सेल, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। कौन से सेल्स मौजूद है, मेगास्पोर मदर सेल। और इन मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर डिवीजन होता है, और ये मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर डिवीजन होने से फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो सैक का। किसका फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रोसेस कौन सा, मियोसिस। 4 सेल बनेंगे, पर 4 में से सिर्फ एक फंक्शनल होगा, तो वो हेप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनाएगा। तो इस पोलन ग्रेन को कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा, इस पोलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाएगा टू दी एम्ब्रियो सैक, जहां पर जाकर क्या प्रोसेस चलेगा, फर्टिलाइजेशन का। तो 2 मेल गैमीट्स मौजूद है हमारे पास, मैं साइन बना देती हूँ ताकि तुमको याद रहे। तो मेरे पास मौजूद है 2 मेल गैमीट्स, ये बनाया है मैंने मेल गैमीट, ओके। और साथ ही साथ मेरे पास मौजूद है एक फीमेल गैमीट, ओके। तो फीमेल गैमीट एक ही मौजूद है, ये रहा। ये फ्यूज कर क्या बनाएंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, पहला पॉइंट तो ये। और जो दूसरा मेल गैमीट है वो यहाँ पर फ्यूज करेगा किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो डिप्लॉयड होगा। तो सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई के साथ इसका, पोलर न्यूक्लियाई के साथ इसका फ्यूजन होगा, और ये फॉर्मेशन करेंगे ट्रिप्लॉइड सेल का, जिसे क्या कहा जाएगा, एंडोस्पर्म कहा जाएगा। और यहाँ पर 2 स्टेप हो रहे हैं, कौन से स्टेप हो रहे हैं, एक जाइगोट का फॉर्मेशन और दूसरा हो रहा है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। इसीलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ये रहा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया, स्टाइल के थ्रू फॉर्मेशन किसका किया, पोलन ट्यूब का, ओवरी के थ्रू एंटर कर गया कहां पर, न्यूक्लियस एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, जहां पे मौजूद है सेंट्रल सेल और एग्स न्यूक्लियस। तो वन स्पर्म यहाँ पर सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा, इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोला जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन बोला जाएगा। और एक स्पर्म यहाँ पे एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, इसे सिनगेमी करेंगे। तो डबल फ्यूजन में 2 प्रोसेस, एक तो हुआ ट्रू फर्टिलाइजेशन जिसे सिनगेमी कहा जाता है, और दूसरा हो गया यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन जिससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। तो 2 बार यहाँ पे फ्यूजन देखा जा रहा है मेल गैमीट का, इसीलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एम आई क्लियर एवरीवन, बात समझ में आ गई। इसी पर हम शुरू करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बाद हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, और साथ ही साथ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं यहाँ पर आपको स्टडी करवा दूंगी। चलिए, शैल वी बिगिन। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस की बात करें तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक होता है पेयर ऑफ टेस्टिस, दूसरे मौजूद है यहाँ पे डक्ट सिस्टम, एसरी डक्ट सिस्टम। एसरी डक्ट सिस्टम है वास डिफरेंस, वास एफरेंशिया, एपिडाइमिस को हम यहाँ पे काउंट करते हैं, और फिर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जिन्हें जेनाइटल पोर कहा जाता है। और यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो चलो देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ टेस्टिस, कहां पर मौजूद है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, या यूं बोलो कि टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है एब्डोमिनल कैविटी में, और उन्हें मेच्योर होने के बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां पर, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, एक बैग के अंदर, एक सैक के अंदर, जिसको स्क्रोटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। स्क्रोटम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेस्टिस में स्पर्म के फॉर्मेशन को यहाँ पर सपोर्ट करता है। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर बॉडी के कंपैरेटिवली कम चाहिए होता है, तो 1 to 2 डिग्री या 2 to 4 डिग्री टेम्परेचर कम मेंटेन करने का काम स्क्रोटम बैग का होता है, इट्स अ मस्कुलर बैग। सो पेयर और टेस्टिस मौजूद है, और टेस्टिस का काम, 2 काम होते हैं, एक तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करता है, दैट इज स्पर्म, और दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन।
तो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन होता है वो भी कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस प्रोड्यूस करती है। कहां पर मौजूद है, सैक में, जिसको स्क्रोटम कहा जाता है। टेस्टिस से निकलता ही है डक्ट, जिस डक्ट को वास डिफरेंस कहा जाता है, जो कहां पे जाके ज्वाइन करती है, यूरेथ्रा को। यूरेथ्रा मौजूद है इंक्लोज्ड इन अ मस्कुलर ऑर्गन जिसे पेनिस कहा जाता है। बीच में और स्ट्रक्चर मौजूद है, दैट इज एपिडाइमिस एंड सम ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, उनके बारे में भी अभी मैं यहाँ मार्क कर दूंगी। और ये आखिरी में ओपन होगा, पेनिस ओपन टूवर्ड्स द जेनाइटल पोर, एक्सक्रीटी एक्सटर्नल जेनाइटल पोर की तरफ ओपन होगा। यहाँ पर ग्लैंड मौजूद होते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद होता है जो कि स्पर्म को मेच्योरिटी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और उसके मूवमेंट में यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को मार्क करते चलो, एक एक करके क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर है टेस्टिकल, सिंगल टेस्टिकल्स, टेस्टिस स्क्रोटम में मौजूद है, ये ओपन होंगी पाइप के अंदर जिसे वास एफ्रेंशिया कहा जाएगा। देन वी हैव दी एपिडाइमिस स्ट्रक्चर, और एपिडाइमिस स्ट्रक्चर के बाद मौजूद होगा हमारे पास वास डिफरेंशिया स्ट्रक्चर। ओके, यहीं पर ही मौजूद है, ये ओपन होगा टुवर्ड्स दी व्हाट, ओके, सो वास डिफरेंशिया, देन इट्स ओपन, ये टेस्टिस से निकल कर आती है, देन ओपन्स टू अ स्ट्रक्चर दिस इज नोन एज दी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्पर्म को भी स्टोर किया जाता है टेम्पररी, और यहीं पर ही किसको स्टोर किया जाता है, यूरिन को भी स्टोर किया जाता है। यहीं पर ग्लैंड मौजूद है, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड आखिरी में मौजूद है यूरेटर, जो एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया मतलब पेनिस के अंदर मौजूद होता है। क्लियर। स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है हेड, और हेड में एक स्ट्रक्चर आगे मौजूद, इसको एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम इज अ मॉडिफाइड गोल्जी, तो ये सिक्रीशन का काम करता है, प्रोटीन का सिक्रीशन करता है, जिसकी वजह से एग की मेम्ब्रेन डिग्रेड हो जाती है। देन मौजूद होता है मिडल पीस, और इस मिडल पीस के पास मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि यहाँ पर स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। और टेल में मौजूद होता है फ्लैजिला, जो कि स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करती है। तो हेड, मिडल पीस एंड टेल, और आगे एक्रोसोम मौजूद होता है। क्लियर। आगे चलिए, और डिफरेंट में समझा रखा है यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में। सो वी हैव टेस्टिस, टेस्टिस से मूवमेंट करो तो एपिडाइमिस की तरफ, वास एफ्रेंशिया की तरफ, एंड द कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज हियर। इधर देखिए, और डिटेल में देखना चाहो तो टेस्टिस मौजूद है, देन वी हैव द स्पर्म डक्ट। तो अगर हम चाहें तो हम इसको यूं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जो प्राइमरी, जो सेक्स ऑर्गन यहाँ पे मौजूद है, तो वी कैन से हियर कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद है, तो इट कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ टेस्टिस, देन वी हैव द एक्सेसरी डक्ट सिस्टम, एंड एक्सेसरी डक्ट के साथ यहाँ पे मौजूद होता है एक्सेसरी ग्लैंड्स। क्या मौजूद है, एक्सेसरी ग्लैंड्स आर देयर। हम इसको ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ ओवरीज, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोड्यूसेस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिन्हें ओवा और एग कहा जाता है। तो यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, पेयर में मौजूद है ओवरीज, जो यहाँ पर ओवा का या एग का फॉर्मेशन करेंगे और साथ ही साथ हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे जो कि एस्ट्रोजन कहलाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओवरीज यहाँ पे ट्यूब में ओपन होती है, जिसे ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है, और ओविडक्ट यहाँ पर जुड़कर एक बैग बनाती है जिससे यूट्रस कहा जाता है। यहीं पर ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा जाएगा, और ओविडक्ट के अंदर क्या देखा जाएगा, फर्टिलाइजेशन, और यूट्रस बाहर ओपन होता है थ्रू दी कैनाल, दिस इज नोन एज दी सर्विक्स, जो वजाइना की तरफ ओपन होती है। क्लियर। तो यहाँ पर इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हुए पढ़ती हूँ, मैं स्ट्रक्चर्स बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मौजूद है ओवरीज, पहला पॉइंट। ओवरीज यहाँ पर एग का फॉर्मेशन करेगी, इनके पास स्पेशलाइज सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें ओवेरियन फॉलिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओवेरियन फॉलिकल्स कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मौजूद होती है फेलोपियन ट्यूब, जहां पर इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। आगे जो ओपन होती है यूट्रस के अंदर, और देयर इज अ बर्थ कैनाल दैट इज वजाइना, जिसके थ्रू बेबी का बर्थ होता है। ओके, तो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या कैसे होता है, मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो ड्यूरिंग दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स, स्पर्म को किधर ट्रांसफर किया जाता है, मेल से
फीमेल के अंदर इन दी वजाइना, तो वजाइना में से रिलीज किया जाता है। पहला पॉइंट ये। स्पर्म किधर रीच करता है? ओविडक्ट पर, मतलब फेलोपियन ट्यूब पर पहुंचता है, जहां पर एक स्पर्म जाकर किसके साथ फ्यूज करता है? अनफर्टिलाइज्ड एग के साथ, और अनफर्टिलाइज्ड एग के साथ फ्यूज कर कर मतलब हेप्लॉइड सेल्स फ्यूज कर कर यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करते हैं? यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट का। तो क्या देखने को मिलता है? जाइगोट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जाइगोट को यहाँ पर इम्प्लांट कर दिया जाता है यूट्रस में, जहां पर 9 मंथ्स के लिए ये डिवाइड होता है, क्या फॉर्म करता है? एम्ब्रियो फॉर्म करता है। एम्ब्रियो को नरिशमेंट कहां से मिलता है? मदर की बॉडी से, थ्रू अ कनेक्शन नोन एज द प्लेजेंटा। ओके, और अल्टीमेटली डेवलपमेंट होने के बाद 9 मंथ बाद देयर इज द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, तो चाइल्ड इज द बॉर्न। इधर देखो ओवरीज मौजूद है, और ओवरीज की तरफ यहाँ पर मौजूद होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें फिम्ब्रे कहा जाता है। फिम्ब्रे की वजह से यहाँ पर एग को क्या कर लिया जाता है? ले लिया जाता है टुवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में अनफर्टिलाइज्ड एग पहुंच गया, यहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड एग स्पर्म के साथ इनकाउंटर करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, देन यहाँ पर जाइगोट में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। 2 स्टेज सेल स्टेज डेवलपमेंट, 4 बनेंगे, 8 सेल बनेंगे, और ये 8 सेल स्टेज पर जाके 8 to 16 सेल बनाएगा, और 16 सेल पर जाकर यूट्रस की वॉल पर अटैच हो जाएगा। यूट्रस की वॉल जो यहाँ पर क्या प्रोवाइड करेगी? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो, उसे कहा जाएगा एंडोमेट्रियम वॉल। तो इसकी वॉल्स होती है, बाहर वाली वॉल वायोमेट्रियम, देन पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम एंड देन एंडोमेट्रियम वॉल। थिक होती है ये, कनेक्टिव टिश्यूज, ग्लैंडुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं, यहीं पर ही इम्प्लांटेशन होता है, और 9 मंथ्स के लिए बेबी का डेवलपमेंट देखा जाता है। हमें पता है टेस्टिस की बात करें, ओवरीज की बात करें, वहां पर स्पर्म और एग का फॉर्मेशन हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस गैमीट्स का फॉर्मेशन, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के अंदर oogenesis। ओके, अर्लियर स्टेजेस देखी जाती है डेवलपमेंट की, जहां पर मैंने अभी आपको बता दिया 2 स्टेज 4 एंड 8 एंड अल्टीमेटली यूट्रस में जाके ये डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। क्लियर? और यहाँ पे जो मौजूद है स्ट्रक्चर जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, कौन सा होता है फीटस के अंदर? दैट इज द प्लेजेंटा। ओके, अब ये बात तो हमने तब की जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब होता क्या है फीमेल्स के केस के अंदर, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस देखे जाते हैं, जिसकी वजह से एक साइक्लिक प्रोसेस वहां पे रन करता है, और ये सब कुछ शुरू होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी फीमेल की बॉडी के अंदर क्या देखे जाते हैं? चेंजेस देखे जाते हैं। कैसे चेंजेस देखे जाते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो हर मंथ, एवरी मंथ जो ओवरीज होती है फीमेल की बॉडी में, वो एग प्रोड्यूस करती है एवरी मंथ, और ये एवरी मंथ जब एग प्रोड्यूस होता है, वैसे ही फीमेल की बॉडी खुद को प्रिपेयर कर लेती है। क्या करने के लिए? प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। पहला काम क्या होता है? पहला काम है ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट। बेटा ये ग्राफियन फॉलिकल्स को ही ओवेरियन फॉलिकल्स कहा जाता है। ये ओवेरियन फॉलिकल्स वही सेल्स हैं जो किसका फॉर्मेशन करेंगे? ओवा का फॉर्मेशन करेंगे या ओवम का फॉर्मेशन करेंगे। तो ग्राफियन फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, और डेवलप होकर ये फॉर्मेशन करते हैं एग का, जिससे क्या कर दिया जाता है? 14th डे पर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस स्टेप को ओव्यूलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन। तो एट दी 14th डे, यहाँ लिखा हुआ इधर देखो, 14th डे पे क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूल को फेलोपियन ट्यूब की तरफ मूव कर दिया जाएगा। इससे पहले, ओव्यूलेशन से पहले जो स्टेप होती है, फेज होता है, उसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। फॉलिकुलर फेज का मतलब वो फेज जहां पर ग्राफियन फॉलिकल डेवलप करेगा। पहली चीज, जहां पे यूट्रस की वॉल डेवलप करेंगी, क्या करेंगी? धीरे धीरे यूट्रस की वॉल डेवलप करना शुरू करेंगी। और इसी टाइम पर यहाँ पे लिखा हुआ है, जब अनफर्टिलाइज्ड एक फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे। जो ग्राफियन फॉलिकल में से एग रिलीज हो चुका है, अब जो ग्राफियन फॉलिकल, जो फॉलिकल्स एम्प्टी हो चुकी हैं, वो एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसे कॉर्पस लूटियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्पस लूटियम, जो यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा एक हार्मोन का, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, जो कि यहाँ पर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के काम आएगा।
पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, उसी टाइम पर जब कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन डेवलप होकर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज कर रहा है, उसी टाइम पर यूट्रस की वॉल की जो एंडोमेट्रियम वॉल है, कौन सी वॉल है, एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनिंग शुरू हो जाएंगी, ताकि यूट्रस की वॉल पे जब आके एग अटैच हो तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से पॉसिबल हो पाए। इस फेज को ल्यूटल फेज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ल्यूटल। कॉर्पस लूटियम से नाम आया, ल्यूटल फेज कहा जाएगा। इसी वक्त पिट्यूटरी के अंदर, क्या बोला मैम ने, इसी वक्त पिट्यूटरी के अंदर कुछ चेंजेस देखे जाएंगे। पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होंगे, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा होगा फॉलिक्यूलर हार्मोन। तो फॉलिक्यूलर हार्मोन तो यहाँ पे फॉलिकल का डेवलपमेंट करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोजेस्टेरॉन के फॉर्मेशन को करवाने के और मेम्ब्रेन को यहाँ पे क्या करवाने के लिए, ओव्यूलेशन के लिए, यूं बोल सकते हो। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओव्यूलेशन के लिए। तो इसका अमाउंट सबसे ज्यादा आपको ओव्यूलेशन के टाइम नजर आएगा। एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल का मतलब यहाँ पे हार्मोन हो गया एस्ट्रोजन। तो स्टार्टिंग में ल्यूट्रल फेज में तो एस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा देखने को मिलेगा, और बाद में कॉर्पस लुटियम के बढ़ने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का अमाउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो होता क्या है, पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं। हर महीने, एवरी मंथ, यहाँ पर दोनों ओवरी से एग का फॉर्मेशन होगा। पॉइंट ढंग से सुनना, हर मंथ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एग का फॉर्मेशन होगा ओवरीज के अंदर। एग का फॉर्मेशन यहाँ पर क्यों होगा, हार्मोनल कंट्रोल में, एस्ट्रोजन के हार्मोन के कंट्रोल में और पिट्यूटरी के हार्मोन्स के कंट्रोल में। और एग को 14th डे रिलीज कर दिया जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में रिलीज कर दिया गया। अब यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में वो स्पर्म का वेट करेगा ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पर यूट्रस की मीनवाइल यूट्रस की वॉल का थिकनिंग शुरू होगा और पीछे जो एम्प्टी फॉलिकल्स है वो प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन करेंगे। और अगर प्रेगनेंसी है तो 9 मंथ के लिए ये सिस्टम एज इट इज स्टैटिक हो जाएगा। थिकनिंग वॉल की हो चुकी है, कॉर्पस लुटियम वहां पे मेंटेन होगा जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा। पर अगर अगर यहाँ पर इट्स वॉल बिकम थिक, यूट्रस की वॉल, और स्पॉन्जी विद द ब्लड वेसल्स, नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाली एम्ब्रियो को यूट्रस की वॉल, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर यूट्रस की वॉल ब्रेक कर जाएंगी और शेडिंग हो जाएगी और वजाइना के थ्रू ब्लड और म्यूकोसा का रिलीज हो जाएगा। इसको कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन। क्या कहा जाता है इसे, मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जो 28 डेज की साइकिल चलती है। दिस साइकिल इज एन एवरी मंथ होती है फीमेल्स के केस के अंदर। क्या बात समझ में आ गई आप सब लोगों को। चलिए अगला पॉइंट है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमें पता है देर आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो डिजीजेस ट्रांसफर हो उन्हें एसटीडीज कहा जाता है, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोला जाता है। ये डिजीजेस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकते हैं, जैसे गोनेरिया। एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, सबसे क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे गोनेरिया और सफाइलस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और बात की जाए वॉट्स और एचआईवी एड्स के बारे में, जो कि यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन होते हैं। कैसे इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन। इसी के साथ साथ हमें ध्यान रखना है, एचआईवी की बात की जाए तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ट्रांसफर नहीं हो रहे, और भी मीन्स हो सकते हैं। जैसे इतना इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग का, इन्फेक्टेड मेल का या फीमेल का ब्लड, उसके थ्रू भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट देखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट, प्रेगनेंसी को मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। कॉन्ट्रासेप्शन, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ बैरियर मेथड्स का यूज किया जाता है। तो ये बैरियर मेथड यहाँ पे केमिकल भी हो सकते हैं और सर्जिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स एंड सर्जिकल मेथड सबको यूज किया जाता है। बैरियर मेथड का मतलब यहाँ पर फिजिकल किसी बैरियर को यूज किया जाए, तो फिजिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, केमिकल मेथड ऐसे भी बोल सकते हो। तो कॉन्डम का यूज, डायफ्रेम का यूज, सर्वाइकल कैप का यूज, कॉपर टी का यूज, ये यूज किया जाता है क्या करने के लिए, प्रेगनेंसी को, मतलब स्पर्म, वहां पे फर्टिलाइजेशन को रोक रहे हैं। किसको रोक रहे हैं ये, फर्टिलाइजेशन को, मतलब स्पर्म और एग का एनकाउंटर ना हो, इसके लिए फिजिकल बैरियर्स को यूज किया जाता है। केमिकल के केस के अंदर
यहाँ पर केमिकल के केस के अंदर एग को डिग्रेड करने के लिए, स्पर्म को डिग्रेड करने के लिए, इवन फर्टिलाइज्ड एग को डिग्रेड करने के लिए कुछ ओरल पिल्स या फिर वेजाइनल पिल्स का यूज किया जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ से एनटीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है, सर्जिकल मेथड्स, जहां पर रिमूविंग की जाती है और स्ट्रक्चर्स को कट, ये परमानेंट मेथड्स में से कुछ ऐसे हैं, पर परमानेंट भी एग्जैक्ट परमानेंट नहीं होता। तो यहाँ पर रिमूव, कट कर दिया जाता है, स्ट्रक्चर्स को रिमूव कर दिया जाता है, उनको टाई कर दिया जाता है। जैसे वेसेक्टोमी मेल्स के केस में हमें पता है वास डिफरेंशिया क्या करता है, स्पर्म को आगे कैरी करने का काम करता है। तो जब यहाँ पे वास डिफरेंशिया को कट कर दे और टाई कर दे तो स्पर्म का ट्रैवल डक्ट के थ्रू आगे की तरफ नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे रिलीज नहीं हो पाएगा। तो मेल्स के केस में वेसेक्टोमी यूज करते हैं, और फीमेल्स के केस में हमको पता है फर्टिलाइजेशन की साइट क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है ताकि एग रिलीज तो हो पर वो आगे ट्रैवल ना कर पाए, इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो मेल्स के अंदर वास डिफरेंस को कट करके टाई करना इज वेसेक्टोमी, और फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई करना इज ट्यूबेक्टोमी। तो थैंक यू आप सब लोगों को क्लास अटेंड करने के लिए। मैंने आपको कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर पढ़ा दिया है। आपको चैनल का नाम याद रखना है, दैट इज नमस्ते। यहाँ पे चैनल का नाम है उन्नति। मैं ऐसे ही यहाँ पर क्या करती रहूंगी, नए नए सेशंस लेकर आती रहूंगी। नेक्स्ट सेशन का आपको वेट करना है, और यहाँ पर नेक्स्ट सेशन का आपको टाइम पर पता लग सके तो आपको क्या करना है, वहाँ पे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, सब्सक्रिप्शन करना है चैनल का, और ज्यादा से ज्यादा करवाना है, हर सेशन को अटेंड करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो थैंक यू बच्चों सेशन अटेंड करने के लिए। होप आपको सेशन पसंद आया हो। एक सिंगल सेशन में मैंने आपको कंप्लीट रिप्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ाया है। दैट इज वी आर टॉक्ड अबाउट दी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगेन नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।